जो आपकी ग्वादर बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन है, इसका काम क्या है? 20 साल तो हमारे ग्वादर में लगे, तो ग्वादर हमारा लव है, वो हमारा विजन है और हमारा पैशन है। प्रॉपर्टी में आपको पता है हमेशा से लोकेशन 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 जो कि हाँ आपको पता चल गया होगा। दूसरा ये है कि ग्वादर मिड करता है तमाम इर्द गिर्द के एरिया को, पूरे रीजन को। ठीक है। आपने यूरोप जाना है, गल्फ जाना है, अफ्रीका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ये मिड करता है। 300 एकड़ पे सोसाइटी लॉन्च की, लोगों ने बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया, डेवलपमेंट नहीं की, प्लॉट नंबर दे दिए, खुद आराम से अरबों रुपए इकट्ठे करके चले गए। अब वो ना भी प्लॉट दे या ना करे, उनकी जमीन जुड़िए एक्वायर कर भी ले, उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो प्रॉफिट कमा के निकल गया। पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो सिंगापुर से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। ग्वादर में इन 20 सालों में तरक्की बड़ी अच्छी हुई। जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन लोगों के लिए आप क्या समझते हैं, कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा या उनको परेशान होने की क्यों जरूरत नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 30% ऑफ द सोसाइटी मॉर्गेज होती है जीडीए के अंदर। ये कॉन्सेप्ट गलत है। कोई कहे कि जनाब ये दुबई के मुकाबले में या ईरान के मुकाबले में, नहीं, ये तो किसी का मुकाबला नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट बेहतर थी जिसमें ग्वादर के हवाले से काम बेहतरी की तरफ लेके गए? यानी जो ग्वादर फ्री जोन है, ये पोर्ट है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी तो चाइना। अगर सिर्फ टूरिज्म ही वहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाए, मतलब एक क्रूज चले कराची से और वो ग्वादर तक जाए और वहाँ पूरी सिक्योरिटी हो, लोग वो 3-4 दिन एंजॉय करें, वापस आए, लोग तो लाखों 1-1 मिलियन दे के भी जाने के लिए तैयार हो जाए। क्यों नहीं हुआ? आपने इस पे नहीं कभी कुछ सोचा? ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है। ये सबसे बड़ा मसला ये कि बाहर वाले या पाकिस्तानी जाने से डरते हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी की जो मसाइल है उसका क्या आप देख रहे हैं? कोई हल हो गया मसला या होने वाला है? अच्छा, अगर इसको इन द ब्रॉडर सेंस देखें तो हल हो चुका है। वहाँ पे आर्मी और मुख्तलिफ एजेंसीज और 20 से ज्यादा एजेंसीज वहाँ पे काम कर रही है। मैं जब गया था लास्ट टाइम, जो मेरा वहाँ पे कैमरा ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट से उनसे मुलाकात हुई, तो ये उनके अल्फाज थे कि भाई कैसे बनेगा, बिजली तो हम अभी तक नेशनल ग्रिड में नहीं है, ईरान से ले रहे हैं, पानी यहाँ साफ पीने का नहीं है, तो ये मसाइल कब हल हो? अच्छा देखें, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन अब वो चेंज हो। अच्छा ठीक, बिजली का वहाँ पे कोई मसला नहीं, 100 मेगावाट का वहाँ से ईरान से ही भले आई है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्टिव भी कर देती है, एयरपोर्ट को फ्लाइट भी अनाउंस कर देती है, स्केड्यूल भी बना देती है, तो लोगों की एक्टिविटी क्या है वहाँ, क्या करेंगे? रेमिटेंसेस बहुत कम हो गए और एट द सेम टाइम अच्छा रेमिटेंस कम नहीं हुई। ये सुना है इस दौर में ये जो दिसंबर में रेमिटेंस हुएंगे, ये पिछले साल से ज्यादा हुई। हम नहीं कहा करते या साढ़े वड्या ने फैसला करता सी, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ग्वादर में वो जो आपने पहले कहा ना, प्रॉपर्टी लेने के लिए वेट ना करें, लेकर वेट करें। 2,75,000 का हमारा 5 मरले का प्लॉट है, सिर्फ 2,75,000 जी। 5 बंदे का। अगर कीमतें कम हो रही है, आपको पैसा पड़ा लगा दे, प्रॉपर्टी में लगा दे। आपने ये भी बात की कि अब बिजली ग्वादर में सस्ती है। जब आप ये वाली फैसिलिटी दे देंगे ना, तो दुनिया उस तरफ भागेगी, वो वहां पे जाके अपने वेयर हाउसेस बनाएगी, वहां फैक्ट्री लगाएगी। अभी शरह सूद भी कम हुई है, 1% का कमी हुई है, और उसके अलावा जो 5 करोड़ वाला ये है कि पूछगछ नहीं होगी, जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदेगा। ये जो रूडा आज 20 साल बाद लाहौर में करने जा रहा है ना, ग्वादर में 20 साल पहले इम्प्लीमेंट हो गया था। हमारे बहुत से दोस्त हैं, जैसे बिशारत चौधरी साहब है, जमैर साहब है या जावेद साहब है, तो मैंने इनके मुंह से ग्वादर का नाम ग्लोबस की वजह से सुना। जब तारीख में हम लिखेंगे ना कि ग्वादर को प्रमोट करने में, उसको बनाने में किन लोगों का काम था, तो जहाँ जीबीडीए बहुत सारे और नाम लेगा, वहाँ पे नईम लाला का नाम भी जरूर लेगा। आपको मेरा भी एक कंसर्न याद है, आपको एक मैंने ग्वादर के नाम की तो टीम ली। बिल्कुल मैं आपके साथ साथ मैं इसलिए तो मैं कहता हूँ आपकी हमारे साथ बहुत मोहब्बत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे साथ एक बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। गेस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का एक बिजनेस हब है जिसका नाम ग्वादर है, और वो इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है कि उसकी बड़ी एक तरह से पजीराई है, बड़ी पॉपुलैरिटी है। और उस ग्वादर हब की एक एसोसिएशन है जिसको कहते हैं ग्वादर बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन। तो उसके जनरल सेक्रेटरी बासत मलिक साहब आज हमारे साथ मौजूद है। बासत मलिक साहब से हम ग्वादर के हवाले से, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से और फिर एक एसोसिएशन के हवाले से क्वेश्चन करेंगे। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपका हमेशा से एक मोहब्बत रहती है लोगों के साथ, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के साथ, और स्पेशली जो होता है ना, आपका बहुत फोकस्ड होते हैं जो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के लोग हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर में आपकी मोहब्बतें आप बखेरते रहते हैं।
और आपको पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा हब है वो गवादर है। जी, तो यहीं से आगाज करते हैं कि ये जो आपकी ग्वादर बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन है, ये किस मकसद पे, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और इसका काम क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे हम 2004 में सब लोग वहाँ पे थे, जब उस वक्त के प्रेसिडेंट मोहतरम मुशर्रफ साहब ने वहाँ पर एक विजन के तहत कहा कि हम ग्वादर पोर्ट को इंटरनेशनल सतह पे एक हब बनाना चाह रहे हैं और उस शहर को आबाद करना चाहते हैं। तो लामोहल्ला तौर पर जब नया शहर आबाद होता है तो उसमें सबसे जो बड़ा और कलीदी रोल होता है वो डेवलपर्स और बिल्डर्स का होता है। तो डेवलपर और बिल्डर किसी भी शहर की समझो रीढ़ की हड्डी होते हैं। जी जी। तो जब 2004 में इनको शहर बनाने का मकसद हुआ तो उसमें सबसे पहले उन्होंने अथॉरिटी बनाई जिसको GDA, ग्वादर डेवलपर्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे LDA है, जी। MDA है, FDA जी। ऐसे। तो उस अथॉरिटी का सबसे पहला जो DG था, डायरेक्टर जनरल, वो बनाया अहमद बख्श लैडी साहब। वेरी गुड, जो DG हज भी थे। जी हज भी किसी में। और आप मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया उनको जानती है। बहुत नाइस, बहुत डेडिकेटेड और वेल नॉलेज, वेल एक्सपीरियंस बंदे। जी। मैं समझता हूँ कि ग्वादर की जो कि किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद जो होती है वो ये अहम होती है। जी। उस बुनियाद जो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बुनियाद रखी ना वो उन्होंने रखी। ओके। तो लिहाजा वहां से ग्वादर का स्टार्ट होता है। हम भी उस हाइप के अंदर जाते हैं ग्वादर में, वहां जमीनें देखते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि उन जमीनों के ऊपर हमें एक सोसाइटी या हाउसिंग स्कीम बनानी चाहिए क्योंकि वो नया शहर आबाद होने जा रहा है। तो लामौला तौर पर उसके ऊपर फिर आप GDA के साथ मिलके उसको NOC जो प्रोसीजर है वो करते हैं। इस तरह हमारे साथ मेरे ख्याल से कोई 110 के लोग के करीब लोग जो है 110 डेवलपर्स थे, डेवलपर्स और बिल्डर्स गए जिन्होंने वहां पर NOCs दी सोसाइटीज बनाने के लिए। ये सोसाइटीज हमें सब ने मिलकर ये बनाई। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ तरह की मतलब NOCs थी जिसमें मेनली तो हाउसिंग स्कीम्स थी, इसके साथ फिर कमर्शियल स्कीम्स थी, फिर इंडस्ट्रियल स्कीम्स थी और वहां पर रिक्रिएशनल स्कीम्स भी आई। ओके, ठीक है। तो लिहाजा जब बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए तो हमने समझा कि हम सब के सब एक मकसद के लिए वहां गए हैं। ठीक है। वो था टू डेवलप ग्वादर। टू डेवलप ग्वादर। ठीक है। जब ग्वादर को डेवलप करना है तो हमें फिर सबको बजाय इसके कि हम एक दूसरे को अपोज करें, एक दूसरे का कॉन्फ्लिक्ट करें, हम एक मकसद के लिए यकजा हो जाए। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म मार्ज़ वजूद में है। उस वक्त के हमारे जो ग्लोबिस के ग्रुप चेयरमैन थे मोहतरम तनवीर अहमद कुरैशी साहब, उनका बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर। मोहतरम कर्नल अफरीदी साहब थे, वो उनका उसमें रोल था। उसमें अहमद बख्श जनाब अहमद इकबाल बलोच साहब, उनका उसके अंदर बड़ा रोल था। ग्वादर जिमखाना वाले, ग्वादर जिमखाना वाले, ठीक है। अच्छा। तो इस तरीके से टीवी भी है मेरा ख्याल, वश टीवी, वश टीवी। हाँ जी, वशत के हैं वो बेसिकली वश होता है खुश आमदीद। जी जी जी। ठीक है। तो वश टीवी अमित से मुलाकात है आपके साथ ही हुई थी। जी बड़े नाइस आदमी है। अच्छा। तो इस तरह ग्वादर में जो स्टेक होल्डर्स थे उस वक्त के, वो सारे के सारे इकट्ठे हुए। उनने मिलकर फिर ये डिसाइड किया कि हम वहाँ पे एक एसोसिएशन बनाते हैं। इसकी बुनियाद उस वक्त रखी 2004 में, ग्वादर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन। बेहतर हो। अच्छा, इस एसोसिएशन में फिर जिस तरह आपने, एक तो हुआ कि 2004 से लोगों को आपने सोसाइटीज बनाई, बहुत से प्लॉट्स की सेल एंड परचेज की, लोगों ने बहुत से ख्वाब देखे, इन्वेस्टमेंट की और बहुत सारे लोगों का सरमाया डूब गया। बस 20 साल हो गए, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो आपकी एसोसिएशन ने उनके लिए क्या किया? अच्छा, जब कोई नया शहर बनता है, उस नए शहर बनने की कोई वजह होती है। वो वजह वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल कोई एक्टिविटी हो सकती है, वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, वहाँ पर कोई नया एयरपोर्ट और नई चीजें हो सकती हैं। तो ज़राअत का कोई जरिया हो सकता है, तो बंदरगाह भी हो सकती है, ठीक है ना। और कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसी टूरिज्म, आपका वो जो टूरिज्म है, टूरिज्म को रिलीजियस टूरिज्म भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। वहां पे कोई मंदिर बन गया, जी जी ऐसे ही, बहुत बड़े मस्जिद बन गई है। तो ये सारी वजूहात होती है किसी शहर को डेवलप करने की। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सही कह रहे हैं। आपको मजे की बात बताता हूँ कि जो ग्वादर है, ग्वादर बुनियादी तौर पे इसकी बहुत बड़ी जो वजह है वो बेसिकली तो है आपका बिजनेस हब। जी बिल्कुल, क्योंकि वो है समुंदर के ऐसी जगह पे जो डीप सी है। दूसरा ये है कि ग्वादर मिड करता है तमाम इर्द गिर्द के एरिया को, पूरे रीजन को। ठीक है। आपने यूरोप जाना है, गल्फ जाना है, अफ्रीका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ये मिड करता है जी। और तीसरी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमेशा जब भी आपकी ये ऐसी कोई बंदरगाह चलती है ना,
वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से चलती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे पास एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी वजह चाइना है जी। तो पूरी दुनिया में, आप इस पे तो किसी को कोई शक नहीं है ना, हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। चाइना ब्रॉडर की जाती है हर सबसे जगह, बड़ा नहीं, समझे, अगर उसको ओनली है तो मान लेंगे, मान लेंगे, ठीक मान है। लेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारी सराउंडिंग और हमारी जो जोग्राफियाई हैसियत है, वो लोकेशन, वो स्ट्रेटेजिक है, जी ठीक है, उसकी वजह वो शहर बनने जा रहा था। ठीक है। ठीक है। प्लान यही था कि ये जो शहर है इसकी भी ये जो स्टेटस इम्पोर्टेंस है, जो चाइना से सारा माल जाना है वो यहाँ से वो यहाँ गया। ठीक है। दूसरी इसकी बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि हमारा जो गवादर के जो लोकेशन है वो माउथ ऑफ द गल्फ है, ठीक है जिसको हम खलीजी ममालिक कहते हैं ना। जी, तो आप देखेंगे नक्शे में तो ये बिल्कुल यानी फ्रंट में बैठा है, माउथ ऑफ द गल्फ है। ठीक है। इसके अंदर जितनी पोर्ट्स हैं, चाहे वो दुबई की पोर्ट है, चाहे वो ईरान की पोर्ट है, चाहे बहार है, चाहे वो ओमान की पोर्ट्स हैं, या वो आगे अब बहरीन वगैरह, ये सारी पोर्ट्स को ये कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट गलत है, कोई कहे कि जनाब ये दुबई के मुकाबले में या ईरान के मुकाबले में, नहीं नहीं, ये तो किसी का मुकाबला नहीं है। यहाँ पर ये डीप सी माउथ ऑफ द गल्फ है, तो जितनी बाहर से इंपोर्ट आनी है या एक्सपोर्ट होनी है तो इसकी ये ट्रांजिट दे सकता है। ठीक है। तो ये इसलिए कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये उसी तरह है कि जैसे आपने यहाँ से, मैं सादी सी मिसाल देता हूँ कि आपने यहाँ से जाना है कराची, ठीक है। तो कराची आपके पास 1000 बंदा है जाने के लिए, ठीक है। एक ये कि 1000 बंदों के लिए आप कोई कम से कम 20 गाड़ियां बड़ी जो 50 सीटर है वो गाड़ियां करेंगे, तो 1000 बंदा जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि आप ट्रेन में बिठा दें, बिल्कुल एक इंजन के साथ हाँ जी। तो कौन सा लेस एक्सपेंसिव होगा, आपको पता ही है। 20 गाड़ी तो कभी भी लेस एक्सपेंसिव नहीं हो सकती, जाहिर है। ठीक है। तो लिहाजा हमें जो गवादर की पोर्ट है वो है बड़ा, जो मदर वेसल्स हैं वो आ सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। जब मदर वेसल यहाँ पे आ सकती हैं तो वो वेसल आ सकती हैं जो दुबई तक भी नहीं जा सकती। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ से ट्रांसशिपमेंट भी हो सकती है। ओके, यहाँ से मतलब एक ट्रांजिट हो सकता है, उसका जो माल आ रहा है दुनिया। यस, ठीक है। उसको पाकिस्तान में आने की जरूरत नहीं है। जैसे सिंगापुर है, लेकिन सिंगापुर की जो अपनी जो टोटल आबादी है वो सिर्फ 6 मिलियन है, ठीक है। तो 6 मिलियन की आबादी में तो इतनी बड़ी पोर्ट का तो कोई मतलब माने नहीं रखता ना। उसका 95% जो यूजर है वो ट्रांसशिपमेंट है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की जब मैं गया था सिंगापुर, देखा था, तो मैंने सारा जब उसको देखा तो वहां बैठ खड़े होकर मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है वो सिंगापुर से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। वजह ये कि वहां पर तो ट्रांसशिपमेंट होती है 95% जी। वहां तो आपका वो होता ही नहीं है कि वहां पे उनको अपनी जरूरत नहीं है। 6 मिलियन तो टोटल लोग हैं वहां पे, जबकि पाकिस्तान जो है वो 24 करोड़ की आबादी है, इसको तो अपनी भी इंपोर्ट चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना। तो इसको दोनों यानी ट्रांजिट भी चाहिए, ट्रांसशिपमेंट भी चाहिए। ओके, ये ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है मुझे। लेकिन ये सवाल फिर मैं अब जो पॉडकास्ट है तो इसमें मैं बाल को लंबा खींच रहा हूँ, अच्छा, ताकि आप तो मैं आपको चीजें नहीं वो आप बता दे, लेकिन इतना लोग बोर हो जाते हैं, वही बात जो इतनी की वो नहीं सुनते। अच्छा ठीक है आप, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं उसमें जब ये सारी मैंने अहमियत बताई ना, तो ये था शहर बनने की अहमियत। ठीक है। अब उस शहर को बनाने के लिए जो सबसे पहला रोल होता है, कलीदी रोल होता है, वो जमीनों का होता है। जमीनों के ऊपर उसकी डेवलपमेंट होती है, वहां पर बिल्डर्स आते हैं, डेवलपर्स आते हैं, वो उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस सारी एक्टिविटी को सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट करती है चीज, जो आपको सपोर्ट करती है, वो वहां की आप समझे कि सिक्योरिटी या अमन होता है। मैं उसी सवाल करने लगा जी, आपका मैं समझ गया था, इसलिए उस तरफ आपने मुझे रोक दिया। असल इम्पोर्टेंस तो यही बनती है कि लोग आएंगे जब उनको वहाँ सिक्योरिटी फील होगी। ठीक है ना। तो ये दो चीजें होती है। सिंगापुर क्यों जाते हैं, दुबई क्यों जाते हैं? सिक्योरिटी है यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये। हाँ जी। तो हमें 20 साल जो गुजर गए, जी, उसमें लाला जी जो बुनियादी तौर पे जिसको कहें कि गवादर के अंदर कोई एक्टिविटी जनरेट हुई, जिसके अंदर कोई बूम की तरफ कोई चीजें हैं या ट्रांजैक्शंस ज्यादा हुई, उसमें 2 पीरियड आए हैं। एक आया आपका जब ये विजन शुरू हुआ 2004-5 का जी, उस वक्त कुछ ट्रेड हुई जब ग्वादर में बना हुआ ग्राउंड पे कुछ भी नहीं था। बिल्कुल, मैं 2004 में सबसे पहले गया था तो ग्वादर में सवाई एक जो कोस्टल हाईवे था कराची से, बहुत खूबसूरत बना था। ठीक है, वो वहां तक जो ही ग्वादर में पहुंचते तो ऐसे जैसे आप गाँव में आ गए हैं।
बिल्कुल ऐसे। वहां पे सिवाय एक मैरीन ड्राइव के वो छोटी सी एरिया जो मैं भी इस सर्वर वक्त है, याद ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो वो कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे। यानी जो मास्टर प्लान आज हम देखते हैं कि वो बना हुआ, वो उस वक्त कुछ भी नहीं था। ये जी। 20 साल पहले की बात है। लेकिन ट्रेड बहुत हुई, जमीनों की खरीद फरोख्त बहुत हुई। मैं समझता हूँ कि शायद 70% जो ट्रेड हुई वो उस वक्त हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यानी सोसाइटी में उस वक्त ज्यादा बनी, उसके बाद उतनी अभी तक उतनी सोसाइटी नहीं बन सकी। यानी एक एक तरफ आप रख लें 2004-5 की सोसाइटीज, और एक तरफ आप पिछले 19 साल को ले लें तो उतनी सोसाइटियां नहीं बनी जितनी उस वक्त बनी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जितनी ट्रेड उस वक्त हुई 2 साल में, उतनी ट्रेड पूरे 18-19 साल में नहीं हुई। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। दूसरा वक्त आया जब ये फिर उसके बाद कुछ मुद्दगी आ गई, मामला चीजें काफी खटाई में पड़ गई, अमन अमा का मसला हो गया, बहुत सारी चीजें आप समझे कि डेड लॉक में चली गई। तो दूसरी दफा जब दोबारा से गवादर के अंदर होप और एक उम्मीद उठी, वो 2015 जब सी पैक अनाउंस हुआ। सी पैक चाइना के साथ हम दोबारा फिर अटैच हुए। हमने वो जो पोर्ट हमने पोर्ट ऑफ सिंगापुर को दे दी थी, वापस चाइना को दी। इन्होंने कहा जी हम अज़म करते हैं हम इसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले हमें इस ग्वादर शहर का जो प्लान है उसको रिवाइज करना है। लिहाजा वो रिवीजन में चला गया 2016 में, और 2016, 15 और 16 ये दोबारा से उसके अंदर हाई पाई। लेकिन शुम्य किस्मत कह लें, कुछ भी कह लें, कि 2016 में जब ये आया तो उस वक्त सबसे जो बड़ा कह लें कि गैप आया वो ये था कि उन्होंने कहा ये मास्टर प्लान चूंकि बनाना है, हमने रिवाइज करना है, लिहाजा टोटल एक ईंट लगाने पर भी पाबंदी है ग्वादर में। अच्छा। तमाम बिल्डर, तमाम डेवलपर, वहाँ पर न्यू टाउन एक सोसाइटी है, वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन बंद कर दी गई। अच्छा। अगर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी तब वक्त है कि न्यू मास्टर प्लान नहीं आ जाता। अच्छा। अच्छा, वो मास्टर प्लान भी आस्ता आस्ता, चूंकि वो बहुत डिटेल मास्टर प्लान था, यानी 1 लाख कोई 40-42 हजार एकड़ उसका टोटल टोपोग्राफी होनी, सर्वेज होने थे उस पर। फिर आपको पता है फिर हमारा उस मास्टर प्लान के अंदर बहुत सारे स्टेक्स हैं, जी। वो सारे स्टेक होल्डर, चाहे वो पोलिटिकली हैं, चाहे वो मुख्तलिफ अदारे के लोग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वो सब स्टेक होल्डर्स भी उसमें शामिल हो गए। बहुत बड़ी सी पैक कमेटी बनी, वो फिर उनकी चलती रही। अल्टीमेटली उनके साथ जो तामन कर रहे थे ये नेस्पाक वाले थे, तो ग्वादर मास्टर प्लान को बनाते बनाते उसको फाइनलाइज करते 4 साल लगे। ओके। 2020 फरवरी में मुझे याद है कि 28 फरवरी 2020 को मास्टर प्लान का अनाउंस हो गया, आज से हमारी पाबंदी खत्म। ओके। जो ये पाबंदी खत्म हुई तो एक और मसला आया जो पूरी वर्ल्ड का मसला था, वो था कोविड का। जी। और सबसे पहला लॉकडाउन ग्वादर का हुआ, क्योंकि उस वक्त शायद आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी जो ईरान से जायरीन आ रहे हैं ना, वो वहां से उनके साथ वायरस आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। लिहाजा उनने वहां पे लॉकडाउन, सबसे पहला लॉकडाउन वहां पे आया। ठीक है, हमारा 2 मार्च को अहमदाबाद बलोच साहब बहुत पुराना वो बनाते हैं बलोच डे, बलोच कल्चर डे, तो वो हमने पूरा प्लान किया हुआ था सारा, वो सारा हमारा उन्हें रोक दिया। तो लिहाजा उस वक्त लॉकडाउन शुरू हुआ, वो करते करते पूरे पाकिस्तान में फैला, और अल्टीमेटली 2020 आपका उसमें चला गया, 2021 चला गया, और 2022 के आगे पीछे जाके ये आपकी मामला चीजें को बेहतर हुई। जो ही 2022 आता है तो आपका पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अच्छा। रजीम चेंज और वो जो सारा मामला चलते हैं, और उसके बाद फिर धरने, फ्लाट, एहतजाज हो रहे हैं, हर चीज हो रही है। लिहाजा आपका ओवरऑल प्रॉपर्टी के अंदर लोगों का एतमाद शेल्टर हो जाता है। ठीक है। ठीक है, जब वो होता है तो ग्वादर का तो जारी बात है, ग्वादर यानी रियल स्टेट के अंदर आप देखेंगे ना, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपने अपने लिए जाती कोई चीज बनानी है। बिल्कुल ऐसे। देन आप फिर कोई आबाद जगह के ऊपर आप पैसा लगाएंगे। गेन होगा, ठीक है ना। भाई आप लाहौर में लगा लिया, कराची में, इस्लामाबाद में, लगा सके 2-4 साल में गेन हो जाएगा तो भी ठीक है। तो भी ठीक है। लेकिन आप फिर अगेन लगाते हैं कि जहाँ पे आपको पता लगे कि यहाँ पर कोई आबादी मौजूद है, यहाँ पे हमारे गेन 10 है, तब ही होना है ना, तभी हो। कोई कुछ होगी। अच्छा, उसके बाद फिर ग्वादर आपकी लास्ट, यानी वो विजनरी लोग देते हैं जिनको पता है कि यार ग्वादर बनेगा, हाँ। और फ्यूचर में बने या नियर फ्यूचर में बच्चों के लिए बनेगा। ठीक है ना। हाँ। तो वो लिहाजा ग्वादर की मार्केट सबसे पहले डाउन हुई। ठीक है। ठीक है, तो पिछले 2-3 साल के अंदर भी जो हम 2022, 23, 24 का साल गुजरा है, वो भी सारा पूरी जिंदगी का साल था। रियल एस्टेट ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आपको पता है वो सारा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मामला हुआ वो ये हुआ कि इस सारे पीरियड के अंदर लोगों का एतमाद इतना, देखें जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टर होता है ना, यानी रियल एस्टेट का जो बिजनेस चलता है वो 2 लोगों से चलता है। एक हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, और एक वो हमारे पाकिस्तानी है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अपने जिनके पास पैसा सरमाया है वो लगाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी तो वैसे ही उनका एतमाद शेल्टर हो गया कि हम भेजेंगे तो फ्लक्चुएशन ही इतनी ज्यादा है, हम पाउंड में, डॉलर में, रियाल में, दिरहम में रखेंगे तो वो हमारा ज्यादा बेनिफिशियल है,
कि हम पाक रुपीज में उसको शिप कर दें। बिल्कुल ठीक है। दूसरे जो पाकिस्तान में लोग थे उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे से कदरे बेहतर दुबई में, बांग्लादेश में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में लग रही थी। वो अपना पैसा बाहर लेके जा रहे। बिल्कुल है। तो पाकिस्तान में इवन बीएचए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी जो प्रॉपर्टी वो डाउनफॉल की तरफ चली गई। ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो मैंने बताया आपको रियल एस्टेट हवाले से, 20 साल हमारे से गुजरे। लेकिन इसके अंदर जो बड़ी खुश आइंद बात है गवादर के हवाले से, वो ये है कि गवादर में इन 20 सालों में तरक्की बड़ी अच्छी हुई, डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हुई। अच्छा, वो क्या? वो ये कि जैसे मैं आपको बताया 2004 में हम गए, बिल्कुल जंगल था। तो सबसे पहला विजनरी जो हमारा डीजी था, उसने सबसे पहला जो उस वक्त का मास्टर प्लान था उसकी लाइनें सीधी कर दी। मजना एवेन्यू की लाइन सीधी खींच ली, यानी उस रोड नेटवर्क जो था वो उन्होंने बिछा दिया। अच्छा। दूसरा उन्होंने ये किया कि वहां पर कुछ बिल्डिंग्स का भी आगाज कर दिया। मैं जैसे सेक्रेटरीट बन गया, स्टेडियम बन गया, वहां पर जो है ना वो कुछ रिजॉर्ट बन गए, यानी इस तरह की उन्होंने चीजें बनानी, हॉस्पिटल बन गए, स्कूल्स कुछ बन गए। ठीक है। अगला जो दौर आया ना 2015-16 में, उस वक्त चाइनीज ने, अच्छा ये पैरेलल चला दो चीजें। एक बना मास्टर प्लान। मास्टर प्लान के अंदर इन्होंने तकरीबन 2500 एकड़ के करीब एरिया मुख्तस कर दिया, जिसमें 2200 तकरीबन फ्री जोन का, कुछ पोर्ट का एरिया, कुछ सारे मिला के तकरीबन 2400-2500 एकड़ वो एरिया था जो चाइनीज को दे दिया लीज पे। अच्छा, चाइनीज ने उसके ऊपर अपना मास्टर प्लान 2015-16 में कंप्लीट कर लिया। उन्होंने फौरन अपना वो वाला प्लान कंप्लीट कर लिया। तो अब समझें गवादर में दो तरह के मास्टर प्लान, एक जनरल मास्टर प्लान जो ओवरऑल गवादर का मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के अंदर वो चाइनीज का मास्टर प्लान जो कि पोर्ट एरिया के अंदर था, जो फ्री जोन का था। अच्छा, उसमें उन्होंने बड़ी तेजी से डेवलपमेंट शुरू कर दी, यानी आपकी बर्थें ज्यादा एक्टिव हुई, पोर्ट आपकी एक्टिव हुई, वहां पर फ्री जोन बन गया, फ्री जोन का पहला फेज 100% डेवलप हो गया। ठीक है। वहां पर उन्होंने जो ये जो आपका है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो आपका सारा राहदारी थी वो क्लियर की। ठीक है। आपका वहां पर प्लांटेशन का बहुत सारे जो ब्यूटिफिकेशन है वो करना शुरू कर दी। इवन के आप कोई बात है उसमें भी बड़ी डेवलपमेंट हुई। वहां से खट होकर देखें तो लगता है कोई शहर बन। हाँ, और आपने देखा होगा कि वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग चाइनीज ने बनाई जी, जो कि मेरा ख्याल है उसमें 5 स्टार होटल भी है, उसमें इवेंट हॉल्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, और यानी इस तरह की चीजें बनी हुई हैं। वो कोई 6 या 7 मंजिला बिल्डिंग है। तो टोटल वो 8 महीने में बनी। इतनी तेजी से बनी, ये तेजी से वो ऑपरेशनल है। वो उसी वक्त से 2016 से ऑपरेशनल है। वहां पे एग्जीबिशन हो गए हमारे ग्वादर में। ठीक है। तो ना कि पीसी है वहीं पे होते, तो खैर तभी उधर ही थे। पीसी भी अपनी जगह पे है, लेकिन ये भी पीसी की तर्ज का एक बहुत बड़ा होटल बना। ये किस जगह पे है? ये पोर्ट के ऊपर, पोर्ट के ऊपर फ्री जोन जो 1 है, फेज 1 फ्री जोन का, उसके अंदर ही बना हुआ है। ठीक है। उसको चाइना बिजनेस सेंटर कहते हैं, CBC। जनरल पब्लिक जा सकती है, सारे आप अपना इन्वेंट कर सकते हैं। और वहां पे बल्कि उन्होंने एक और काम किया कि वहां होटल भी है, रेजिडेंस भी है, अपार्टमेंट बने हुए हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है, और साथ में आपको ऑफिसेज के लिए स्पेस दी हुई है। अब अपना ऑफिस वहां पे बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने किया कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो ये था कि आपके ना पोर्ट से कोस्टल हाईवे तक की एक्सेस बड़ी मसला था। इन्होंने इसी पीरियड में एक एक्सप्रेस वे बनाई जो ईस्ट बे की थी। ठीक है। एक वेस्ट बे है, एक ईस्ट बे है। तो ईस्ट बे में आपका पोर्ट से एक कोई 18 किलोमीटर की, मैं कहता हूं कि वो जो रोड बनाई है एक्सप्रेस वे, वो पोर्ट से निकाल के उसको मिला दी कोस्टल हाईवे को। और ये इसकी जो उसकी हैयत है या उसकी जो क्वालिटी है, पाकिस्तान में ऐसी रोड मैंने नहीं देखी। वो तो मैंने बनते हुए देखी ना, यानी वो हर लिहाज से, क्योंकि उसमें हैवी ट्रैफिक जानी थी, ट्राले जाने थे, वो पोर्ट से निकल के बाहर गोदामों में या वेयर हाउसेस तक जाने थे, तो लिहाजा उन्होंने शहर को डिस्टर्ब किए बगैर वो एक पूरा रोड बना दिया। ठीक है। फिर वहां पे टेक्निकल कॉलेज बना, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। और इसी दौरान ही मेरे ख्याल से उस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखा था। ठीक है। अच्छा, जब वो संगे बुनियाद रखा तो उन्होंने तेजी से बनाया, और आज एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो चुका है और ऑपरेशनल हो चुका है। अच्छा, नहीं ये तो बातें होगी, ये तो आपने जो ग्वादर की डेवलपमेंट के हवाले से, आप भी स्टेक होल्डर है, आपने बहुत जो अच्छी खूबसूरत बड़ी रोजी पिक्चर बता दी। अब उन लोगों के लिए भी कुछ बता दें, किसी के साथ जो कि ये इनके साथ ही अटैच है, पे पूछने की बजाय साथ ही ये सवाल करते हैं कि जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है
उन लोगों के लिए आप क्या समझते हैं, कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा या उनको परेशान होने की क्यों जरूरत नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अल्लाह जी, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, मजे की मैं आपको बात बताता हूँ। ग्वादर के हवाले से विजन क्या है? वो इंटरनेशनल जी हब बनने जा रहा है, जी, ऐसे ही वो इंटरनेशनल पोर्ट बनेगी, दूसरा दुबई, इंटरनेशनल दूसरा सिंगापुर, इंटरनेशनल सिटी बनेगा। ठीक है। ये विजन तो मौजूद है ना, हाँ जी वो आज बन जाए 10 साल को बन जाए, जी ऐसे ही है। जी जी मेरा ग्वादर के बारे में 20 साल जो भी मैंने काम किया, तजर्बा करें मुख्तसर जो भी मेरी विजन बना है ग्वादर के बारे में, मैं समझता हूँ कि ग्वादर को यानी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए कि हम बस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से लगाएं और यहाँ से निकल आए। नहीं, ग्वादर को आप ओन करें। हाँ, ओन करें, ओन करें, ठीक है ग्वादर के मालिक बने। ठीक है। कैसे बनेंगे भाई? आप वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बनाएं, जी। अपना एसेट बनाएं, बेचने के लिए ना बनाएं, ठीक है। उसको खरीद के रख ले। मुझे कल बात हो रही थी, किसी ने कहा कि वो हमारा वहाँ पे प्लाट है तो हमें बेचने में, कितने का लिया था जी? 3 लाख रुपए का लिया था। मैं कितने का बेचना जी? कोई 10 लाख का बिक जाए। मैं क्या, मुझे बताया 10 लाख भी आपको मिल जाए, क्या यहाँ मरला है कि नहीं मिलता? तो चीज है कि हम वो लेके अपने बेटे को गिफ्ट कर दें, बेटी को गिफ्ट कर दे, पोते को गिफ्ट कर दे, दोबारा वो एसेट रहे आपका। मैं दोबारा एक और सवाल इस पर रिफ्रेज कर लेता हूँ। वो ठीक है, आपने ये बात कही। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसे में बहुत सारे लोगों ने सोसाइटीज अनाउंस की, वहां पे सेल की, लोगों ने ले लिया, जो भी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, सब कुछ हो गया। अब ना वहां डेवलपमेंट है, वो लोग क्या करें? क्या उनको चले कुछ ना करें, नहीं सबर भी कर लेते हैं, तो क्या उनको वो सोसाइटी गायब नहीं होगी, प्लॉट उनको मिल जाएंगे, ऐसा होगा? ये मैं आपको बताऊं, गवादर जो है ना, यानी मैं हैरान हो रहा था, अगले दिन मैं रूडा गया तो रूडा ने ना एक सर्टिफिकेट इशू किया है कि हर सोसाइटी को ना जितने प्लाट की उनको एनओसी मिलेगी उतना सर्टिफिकेट मिलेंगे उनको, उसको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का नाम दिया। ठीक है, तो उससे ये है जी हमारा क्लाइंट जो है ना वो महफूज हो जाएगा। आपको मजे की बात बताता हूँ, ये जो रूडा आज 20 साल बाद लाहौर में करने जा रहा है ना, गवादर में 20 साल पहले इम्प्लीमेंट हो गया था अच्छा। सिक्योरिटी वाइज। हम्म। गवादर में 99% जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ठीक है, वो एक नंबर है। कोई ओवर सेलिंग नहीं है, हर किसी के पास जमीन मौजूद है। जिस बंदे ने वहां प्लाट लिया उसको प्लाट नंबर उसको अलॉटेड है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कोई मुझे कोई ऐसा प्लाट ना, मेरे नॉलेज में आज के दिन तक नहीं आया कि कोई ऐसा क्लाइंट हो जिसके पास प्लाट अलॉटेड ना हो। मैप उसका अप्रूव्ड होता है जीडीए के साथ, तो जीडीए से अप्रूव्ड सोसाइटी का जब मैप आता है तो उसके प्लाट जो है ना वो एलोकेट होते हैं। पोजेशन नहीं है ना, देखिए एक चीज है पोजेशन, पोजेशन है ना आपको आफ्टर द डेवलपमेंट। ठीक है। एक है आपकी एलोकेशन ऑफ द प्लॉट और आपका ओनरशिप ऑफ द प्लॉट है कि वो डुप्लीकेट ना हो, आपकी जो ओनरशिप है वो कहीं पे मशकूक ना हो। इसके ऊपर जीडीए ने शुरू से ही, जैसे मैंने आपको बताया ना, शुरू में ग्वादर की लक ये रही कि उसको सबसे पहला जो डीजी मिला वो इंतहाई ईमानदार, इंतहाई मेहनती और इंतहाई नॉलेजेबल था। उन्होंने कई शहर डेवलप ऐसे किए थे, लिहाजा उन्होंने उस वक्त के बाइलाज जो बनाए उसके मुताबिक कोई भी सोसाइटी जो है, एक तो एनओसी के बगैर वहां पर सेलिंग नहीं हुई। ठीक है, देखिए इक्का दुक्का जो फ्रॉड होते हैं वो तो चलो इसको जी। एक और सवाल जी जी लोगों के लिए, जी, मैं लोगों के नॉलेज भी जी जी देना है। मलक साहब, एक सोसाइटी अनाउंस हुई, उसने 10 लाख 5 लाख का एकड़ लिया, उस वक्त 2-2 4-4 लाख पे भी पर एकड़ लिए, 200-300 एकड़ पे सोसाइटी अनाउंस की, लोगों पे बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया, डेवलपमेंट नहीं की, प्लॉट नंबर दे दिए, खुद आराम से अरबों रुपए इकट्ठे करके चले गए। अब वो ना भी प्लॉट दे या ना करे, उनकी जमीन जीडीए एक्वायर कर भी ले, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो प्रॉफिट कमा के निकल गया। नहीं, देखिए ये दो चीजें हैं। नहीं, फिर क्या होगा? जमीन मैं ले लेंगे बताता हूँ ना। ना, मैं दो चीजें हैं। एक तो तकरीबन मेरा यानी जाती तौर पर भी ये ख्याल है और मैं उसके ऊपर तकरीबन मेरी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जितनी भी सोसाइटी है उसमें 98% सोसाइटीज ने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, सब लैंड कॉस्ट दी हुई है। लैंड कॉस्ट से भी पैसे कमा गया ना, वो नहीं चाहता, उसको जरूरत ही नहीं अब करनी। नहीं, उसको जरूरत है। कैसे? उसको जरूरत इस वजह से है कि अल्टीमेटली देखें जो ग्वादर के अंदर जितने बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो बाहर भी अपना काम कर रहे हैं। बाहर भी, जैसे आप नाम ले लेते हैं, कोई कानून ऐसा नहीं है कि मैं बाहर काम कर रहा हूँ, मैं उधर नहीं कर रहा हूँ, मेरी जमीन ही ले लेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? वो कहेंगे जी मैं प्लॉट दे रहा हूँ। चले मैं आपकी बात को इंतहाई वर्स्ट पोजीशन में कहता हूँ जी। एक बंदे ने यानी वहां पे सोसाइटी बनाई, मतलब मैंने सोसाइटी बनाई, मैंने वहां पर इंटरेस्टेड नहीं रहा, मैं अपने पैसे कमा के निकल गया। जी, मैं ये इसलिए ओके ठीक है ना, मैं निकल गया। अब क्या होगा? आपने प्लॉट लिया हुआ है मेरी सोसाइटी में,
जमीन वहीं पे मौजूद है जी उसका कस्टोडियन अब मेरी बजाय अब ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद हो गई ओके ठीक है ठीक है वो उसको एक्वायर करेगी क्योंकि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइलाज के अंदर एक शिक थी वो थी मॉर्गेज प्लॉट्स की ओके 30% ऑफ द सोसाइटी मॉर्गेज होती है जीडीए के अंदर ओके मैं यही पूछना जी। चाह रहा था तो वो सिक्योर्ड है ओके क्योंकि वो अल्टीमेटली अगर वो नहीं भी डेवलप करता पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि जब वो डेवलप करनी है तो एक तो 30% प्लॉट्स मौजूद है ठीक है वो सेल करके भी डेवलप कर सकते हैं लेकिन हाँ जो तकरीबन 99% लोग हैं उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए ओके लिहाजा परेशान GDA होने की जरूरत कोई नहीं कोई है। परेशान होने की जरूरत अगर डेवलपर भाग भी जाता है तो जीडीए ने वो नहीं। मैं आखिरी आपकी बात की कि डेवलपर लेकिन हाँ, डेवलपर क्यों भागे जब नहीं, मैं नहीं, हम देखिए ना लोगों के जहन के सवाल जी बात कर रहा हूं बिल्कुल मेरे नहीं कोई लोग सोचते हैं कि मैंने ये कोई उनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही कोई उनकी तरफ से कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा कोई मैसेज नहीं आ रहा कुछ नहीं हो रहा तो शायद कहीं भाग ना गया तो वो उस सवाल का जो उन लोगों के जहनों में है मैं उसका आंसर आज से लेना चाहता अब आ गया मिल गया हूं अब देखिए क्लियर होगी बात कि जीडीए कस्टोडियन है उसने मॉर्गेज किए हुए हैं, उनको बेचकर वो डेवलपमेंट भी करेगा या जो रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस देगा उससे development- बस सादी सी बात है ना बस समझ आती है बात हमारा बहुत बड़ा कंसर्न जो है ना वो साइंस में है जी आपको मेरा भी एक कंसर्न है याद है आपको एक मैंने ग्वादर के नाम की तो टीम ली बिल्कुल मैं आपके साथ साथ मैं भी इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपकी हमारे साथ बहुत मोहब्बत है जी जी अच्छा दूसरा मलिक साहब ये बताइएगा कि आपने अभी बात की कि इफ्तिताह हो गया एयरपोर्ट का उस तरफ चलते हैं एक बड़ा प्रॉब्लम ग्वादर ये भी था आम पब्लिक के लिए कि वहां पे एक्सेस या जाना एक बड़ा टायरिंग सा काम था कि इवन के पाकिस्तान में रहते हुए कराची के अलावा कहीं से कोई फ्लाइट नहीं बाई रोड एक खतरनाक भी था थोड़ा सा प्लेजेंट भी है बड़ा प्लेजेंट भी है प्लेजेंट बहुत है मैंने खुद ट्रेवल किया हुआ है प्लेजेंट प्लेजेंट भी है लेकिन थोड़ा सा डर भी था बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम करें कि फेयरली बात करें तो ये भी था लोग डरते भी थे लेकिन भारत सफर होता भी था तो अब एयरपोर्ट के बनने से इसके इफ्तिताह होने से क्या वो सारी जो मुश्किलात थी हो गई हल या क्या होना चाहिए होने जा रही हैं अच्छा मुश्किलात का हल होने जा रहा है देखिए उसका बेसिक चीज था कि आपका रनवे और वो एयरपोर्ट जो ऑपरेशन हो जाए ठीक है अच्छा उसके ऑपरेशन में 3-4 चीजें बड़ी अहम है हम्म, पहले नंबर पे अगेन जैसे हमारी सी पोर्ट मिड ऑफ द रीजन है ना जी एट द सेम जब वो पोर्ट है तो इसका मतलब वो इलाका मिड ऑफ द रीजन हाँ पोर्ट तो नहीं है ना इलाका ही है इलाका ही अब उस इलाके में आपका एयरपोर्ट बन गया एयरपोर्ट को इस तनाजर में उसकी ये दो चीजें जेन में रख के बनाया गया एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया उसका रनवे इतना बड़ा बनाया कि A380 आपका वो उतर सकती है अच्छा उसका फायदा क्या होता है अगेन सेम जिस तरह पोर्ट की हम बात कर रहे थे डीप सी पोर्ट की उसका पोर्ट का है कि ये आपका ट्रांजिट पोर्ट बन सकता है ठीक है कि आपको आपकी फ्लाइटें आ रही जैसे दुबई का हाँ, ठीक है है, सिंगापुर का है दुबई, या इस्तांबुल है जी, ठीक है ना वो फ्लाइटें आए यहाँ से पैसेंजर अपनी फ्लाइटें चेंज करो निकल जाए दुबई जाते हैं तो कितने लोग सिर्फ दुबई के अंदर एग्जिट लेते हैं 10-15-20% इतने बाकी सारे तो दूसरे मुल्कों में जाने के लिए जा रहे होते हैं ठीक है ना तो वो वहां से वो यानी फ्लाइटें लेके जाते हैं तो ये एक इस एयरपोर्ट की पोटेंशियल ये है उसके लिए ये तैयार है अब ठीक है फ्यूल वगैरह के लिए भी जी हो सकता है दूसरा ये था कि पहले यहाँ पे ATR जहाज आता था वो कराची से सिर्फ जा सकता था ठीक है क्योंकि वो लाहौर से इस्लामाबाद से इस वजह से नहीं जा सकता उसको ये फ्यूल करना पड़ता था अब आपका रनवे बड़ा हो गया एयरपोर्ट बड़ा हो गया अब आपका वो फ्लाइट जो है ना लाहौर से इस्लामाबाद से कराची से बराह रास्त जा सकती है पाकिस्तान किसी भी शहर से जा सकती है ठीक है जब वो चली जाएगी तो अब आपका इंटरनेशनल भी जाहिर है इंटरनेशनल तो ऑलरेडी मैंने बताया हाँ। वो तो आपके लिए पोटेंशियल मौजूद है जी जी लेकिन जो लोकल आपका डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उसके लिए एक पोटेंशियल मौजूद है और देखें अब इसका रास्ता खुलेगा क्योंकि अगर फर्ज करें हम वहां पे बिजनेस कर रहे हैं 20 साल से हमने भी ग्वादर जाना होता है ना तो हम पहले प्लान करते हैं यार कब जाएं कोई अपना इधर फ्री हो के फला काम करके तो फिर जाएं तो महीनों लग जाते बाद का प्लान करते हुए सही ठीक है क्यों कि हमने यहाँ से पहले कराची जाना है कराची से फिर ग्वादर जाना एक बार एक रात रुकना पड़ता है कराची है रुकना भी पड़ता है अब ये होगा कि अब अगर आपकी लाहौर से डायरेक्ट फ्लाइट है से तो मैं तो आज अगर प्लान बनाया कल सुबह की फ्लाइट लूंगा मैं ग्वादर पहुंच जाऊंगा अपना काम करूंगा शाम को या अगले दिन की फ्लाइट लेंगे 2 दिन बाद भी आ सके बंदा कहता है कि ठीक है इस्लामाबाद से किसने जाना है तो अब आपका ये जो ना फुटफॉल बढ़ेगा ठीक है अब सिर्फ जो है ना जो सिविल एविएशन वाले हैं वो अपना शेड्यूल वगैरह तैयार कर रहे हैं उम्मीद है जल्दी जो है ना ये प्रोजेक्ट जैसे अभी दुबई से अभी आया था वो बोइंग आया ठीक है ना तो वो भी उतर गया मतलब वो पोटेंशियल मौजूद है उस एयरपोर्ट का
अच्छा, चाइनीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसके लिए अंदर ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि चाइना का यानी जो ग्वादर फ्री जोन है, ये पोर्ट है, उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी तो चाइना है। जी अब चाइना वालों को आने के लिए, उसके बिजनेसमैन को लाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि पहले वो इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से वो कराची आए, कराची से वो ग्वादर जाए। ठीक है। अब उनके लिए ये है कि वो चाइना से डायरेक्ट भी ग्वादर उड़ सकते हैं, हाँ और चाइना से जो अगर इस्लामाबाद आते हैं, चूंकि कैपिटल है, वहां पे कोई एमओयू किया, अपना साइन वगैरह किया, तो वहां से ग्वादर आना जाना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इससे मैं समझता हूँ कि आपकी ये जो आमदरफ्त है वो बेहतर हो जाएगी। कब तक होने की उम्मीद है? आपने करनी तो नहीं क्या उम्मीद है, क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं, ओन कर रहे हैं। मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन गवर्नमेंट जब चाहेगी कि इसको हम एक्टिवेट अब कर देना, तो हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर गवर्नमेंट एक्टिव भी कर देती है, एयरपोर्ट को फ्लाइट भी अनाउंस कर देती है, स्केड्यूल भी बना देती है, तो लोगों की एक्टिविटी क्या है वहां, क्या की क्या करेंगे? मसलन मेरा जानने वाले हैं, वो दुबई में काम कर रहे हैं। अब दुबई में टैक्सेस और वैट भी आ गया, उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। वो मेरे साथ आए थे ग्वादर, यानी सारा विजिट किया। उन्होंने कहा जी मेरे लिए ये जगह बहुत ही फिजिबल है, दो हवालों से। क्या? पहले नंबर पे जब हम लेबर लेके जाते हैं ना दुबई में, ठीक है, खर्चा हम करते हैं, एक बंदे पे 2 से 3 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, ठीक है। उसको वहां पे जाके रखा है, तो वो महीने बाद किसी को मामा याद आता है, किसी को चाची याद आती है, किसी को खाला याद आती है, जी मैंने वापस जाना है, कहते हमारा एक वो नुकसान हो जाता है। दूसरे जब वहां जाते हैं, वहां पे हमें लेबर वो महंगी पड़ती है। ठीक है। अगर वही काम हम यहाँ ग्वादर जगह पे इंडस्ट्रियल लोकल लोकल लोगों को हायर करें, एक तो हमें सस्ती लेबर मिलेगी, दूसरा उनको टेंशन कोई नहीं कि हम अपने मुल्क में ही हैं, तीसरा हमें यहाँ से हम बहुत अच्छी एक्सपोर्ट हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि दुबई में भी करके वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा पोटेंशियल। सियालकोट की इंडस्ट्री है, सियालकोट को वहां पे तैयार करके चीजें, तो पहले कराची पोर्ट पर अपन जाना पड़ता है, पूरा ड्राई पोर्ट से फिर वहां जाना पड़ता है, वहां से फिर दुनिया में जाता है। तो वही इंडस्ट्री अगर आपको फ्री जोन्स में मिल जाए, वो दुबई कैसे बना था? जी फ्री जोन किसी वजह। अच्छा, यहाँ बड़ी खूबसूरत बात की ये हो सकता है। अब मलिक साहब असल मसला क्या है? असल मलिक साहब मसला है वहां ना बिजली है, ना पानी है। मैं जब गया था लास्ट टाइम, जो मेरा वहां पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट से उनसे मुलाकात हुई, ये उनके अल्फाज थे कि भाई कैसे बनेगा, बिजली तो हम अभी तक नेशनल ग्रिड में नहीं है, ईरान से ले रहे हैं, पानी यहाँ साफ पीने का नहीं है, तो ये मसाले कब हल होंगे? अच्छा देखें, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन अब वो चेंज हो। अच्छा ठीक। बिजली का वहां पे कोई मसला नहीं, 100 मेगावाट का वहां से ईरान से ही भले आई है, ठीक है। हमें कोई टेंशन नहीं थोड़ी है कि हमें पाकिस्तान से हर बिजली आनी चाहिए ना, तो ईरान से भी आ जाए। तो हमारे सबसे जो नियरेस्ट प्लेस है ग्वादर के लिए, जो नियरेस्ट अपने सप्लाई चेन है, वो ईरान है। आप ग्वादर में जाए तो आपको ग्वादर में खाने पीने की पानी आपका ईरानी मिल जाता है। एक मिनट, अच्छा, जब आपको सबसे रियायती तो पड़ेगी ना, किसी से लेके आएंगे, इंडस्ट्री लगाने के लिए तो सस्ती चाहिए। सर आपको ये भी गेन है कि ईरान से सबसे ज्यादा सस्ती, आपको पेट्रोल वहां से सस्ता मिलता है, पाकिस्तान से बिजली जब बिजली भी उससे सस्ती है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत सस्ती है। ओके ठीक है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान भी सस्ती है, बिजली सस्ती मिलेगी, बिजली सस्ती मिलेगी। पानी वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट इतने बड़े लग चुके हैं, इस वक्त ग्वादर के लिए पानी पीने के लिए बेतहाशा पानी मौजूद है, और उसकी आगे भी प्लानिंग भी मौजूद है। जैसे हमारी सोसाइटी है ना, पानी कहाँ से आया? डिसैलिनेट कर रहे हैं, समुद्र का पानी तो मौजूद है, उसको डिसैलिनेट कर। ये कब से शुरू हुआ? ये तो पिछले महीने से, जब से ये 2016-17 में इन्होंने किया। मैं भैया 2020 में, नहीं, उस वक्त शुरू हो गए थे प्लांट। 2020 में गया, आप 20 में गए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने शुरू किया था, पहले उन्होंने सिर्फ पोर्ट तक महदूद किया था, अब उन्होंने उसके सप्लाई चेन उनको बाहर देना शुरू कर दिया, ठीक किया, अब दे दिए। यानी जो पानी के ग्वादर में मसाइल और बिजली के मसाइल थे वो नहीं है, वो नहीं। और आगे ये सिंगल क्लिक की बातें हैं, अब ये छोटे मसाइल हैं, ये मसाइल कोई बड़े मसाइल नहीं है। जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी का मसला था ना, अभी मैं उस तरफ आ रहा हूँ। हाँ। अब आ गया दूसरा बड़ा मसला। हाँ। ये तो हो गया पानी बिजली के मसाइल, आपने कहा जी वो हल हो चुके हैं। अब ये सबसे बड़ा मसला ये कि बाहर वाले या पाकिस्तानी जाने से डरते हैं, तो वहां सिक्योरिटी की जो मसाइल है उसका क्या आप देख रहे हैं, कोई हल हो गया मसला या होने वाला है? अच्छा, अगर इसको इन द ब्रॉडर सेंस देखें तो हल हो चुका है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तान में आपको अक्सर ये चीज़ का पता है कि जो हमारे जो कैंट है, मोर सिक्योर एरियाज हैं, ऐसे ही है ना, हर शहर में कैंट जो भी एरिया है वो मोर सिक्योर होता है, क्योंकि चेक पोस्टें बनी हुई हैं वहाँ पे, अंदर पेट्रोलिंग होती है, सारा कुछ होता है, ठीक है। गवादर को इन्होंने समझ लें जस्ट लाइक अ कैंट बना दिया।
ओके उसकी पोस्टें बनी हुई हैं वहाँ पे, आर्मी और मुख्तलिफ एजेंसीज और 20 से ज़्यादा एजेंसीज वहाँ पे काम कर रही हैं। इस पूरे गवादर का जो मास्टर प्लान एरिया हम्म। उसको SED डिक्लेयर करने जा रहे हैं, जिसका सूबाई असेंबली ने तो पास कर दिया। SED SED स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट, ओके ठीक है। यानी इसके टोटल कवानीन ही डिफरेंट करते हैं, ओके ठीक है। इसकी टोटल सिक्योरिटी हर चीज, यानी जो भी मामला उस डिस्ट्रिक्ट का ना वहीं पे हल हो जाए, उसको सूबे में या वफाक में ना जाना पड़े, ओके ठीक है। उसके लिए एक बहुत बड़ा यानी एक समरी तैयार कर चुकी, वो समरी पहले असेंबली में गई, सूबाई असेंबली में, वहां से पास हो चुकी है। अब ये चली गई है प्लानिंग कमीशन में, ठीक है। और वहां से भी अभी मुझे खबर कल परसों की मेरी बात है, डीजी साहब लाहौर आ रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी वो उससे पहले वो इस्लामाबाद जा रहे हैं और प्लानिंग कमीशन में जा रहे हैं, उनकी वहां पर मिनिस्टर्स वगैरह से मीटिंग है और इसी बारे में है। क्योंकि जब तक आपको वजह नहीं मिलेगी नहीं, वाई यू गो टू गवादर, गवादर तरक्की नहीं करेगा। तो वहां जाने के लिए 2-3 चीजें बड़ी अहम है। सबसे पहले सिक्योरिटी, दूसरा आपको फ्री जोन की स्पेशलिटी, तीसरी ट्रांसपोर्टेशन। तो वो सारी चीजें होने जा रही अच्छा, मैं एक और भी सोच रहा था, पाकिस्तान इतना, ग्वादर इतना खूबसूरत एरिया, पाकिस्तान सारा ही बड़ा खूबसूरत है, खासकर चूंकि मैंने ग्वादर उस लिहाज से वो चीजें भी देखी हुई हैं, फिर शायद आम लोग जाते हैं तो नहीं देखी। तो ग्वादर में एक बड़ा अच्छा काम हो सकता है इस तरह 20 सालों में, जो मैं सोच रहा था कि अगर सिर्फ टूरिज्म ही वहां पे स्टार्ट कर दिया जाए, मतलब एक क्रूज चले कराची से और वो ग्वादर तक जाए और वहां पूरी सिक्योरिटी हो, लोग वो 3-4 दिन एंजॉय करें, वापस आए, लोग तो लाखों, 1-1 मिलियन दे के भी जाने के लिए तैयार हो जाए। क्यों नहीं हुआ? आपने इस पे नहीं कभी कुछ सोचा? है। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है। अच्छा, मैं शुरू शुरू में जब मैं यूके से आया ना 2004 में, अच्छा मेरा अल्लाह का शुक्र है, कोई अल्लाह ताला ने कोई मौका दिया, एक्सपोजर मुख्तलिफ कंट्रीज़ का करते रहे हैं, हर जगह मतलब गए भी हैं। अच्छा, दुनिया के अंदर 2 ही चीज़ें हैं जिससे ना आपकी एक्टिविटीज़ और एडवांसमेंट और डेवलपमेंट होती है। एक आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ है, चाहे वो कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो। दूसरी आपकी टूरिज्म है, ठीक है। ठीक है। गवादर इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, इसमें दोनों पोटेंशियल मौजूद है। जी। यानी ये कम होता है कि दोनों पोटेंशियल एक जगह पे। कितना कोस्टल लाइक क्या थी बड़ी? 450 किलोमीटर, जी। ठीक है। इतना खूबसूरत और समुद्र, आप इतना साफ पानी, आप दुनिया के बीचेस को देखें और इस बीच को देखें, आप सिर्फ वहां पे जा रहे हैं गंज में, ठीक है। ये ऊपर यानी खूबसूरत पहाड़ों के ऐसे वो बने हुए हैं जैसे घार से बने हुए, लंबे लंबे। और मैंने उस दिन वहां खड़े होकर मैं कहा, यह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक यानी एनवायरनमेंट ऐसा हो जो फ्री हो, कि भाई यार पीसफुल एनवायरनमेंट, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ऊपर बड़े बड़े आप जो है लाइटें लगाएं, समुद्र पे फेंको, यहाँ पे क्रूज जो आप कह रहे हैं, कश्तियाँ चल रही हों, वाटर बोट्स चल रही हों, वहाँ पर जनाब वो ढाबे वाले बैठे हों, वहाँ पे स्नैक्स खा रहे हैं लोग, जनाब वो पॉपकॉर्न ले रहे हैं, फला हो रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी बन सकती है। अच्छा, कर क्यों नहीं रहे? ये एक और भी चीज, एक और मैंने खूबसूरत मंजर देखा, वो जो सीनरीज में होता है ना, वो जिस तरह के कश्ती चल रही है, समंदर है, ये मैंने, वो जो हैमर हेड है, कोई बादल पे खड़े होकर, हल्का हल्का पानी, बड़ा नील वो समंदर है, कश्ती चल रही है और सूरज डूब रहा है, क्या खूबसूरत मंजर था। अल्लाह याद आ जाता, अल्लाह कहता है ये सीन अल्लाह ही बना। अल्लाह से बना सकता है अल्लाह। यानी ये भी आपने अच्छा पॉइंट मेरे ज़हन में लगाया कि जो इस वक्त खूबसूरती के अंदर देखें, दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत जो सीन्स होते हैं ना, वो क्या होता है? सनसेट हो रहा होता है, या सनराइज हो रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही। या आपका बर्फ होती है, हाँ, या पहाड़ होते हैं, या समंदर होते हैं, या पानी होता है, या ग्रीनरी होती है, ठीक है। यही है, ग्रीन आप यही है ना। हाँ, यही तो मतलब ये तो गवादर के अंदर देखें, पानी भी है, पहाड़ भी है, ग्रीनरी भी, और सनसेट जो है दुनिया का तीसरा बड़ा सनसेट है। वाह, इतना खूबसूरत। यानी आप ना अब बिल्कुल हम ना जा रहे हैं उस तरफ जो बिल्कुल ही दीवानगी वाले मामला है ना, बिल्कुल आप दीवाना वार उसको अगर सोचना शुरू करें ना कि मैंने गवादर को एंजॉय। अच्छा, वो मंजर ना मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि मैंने वो कैप्चर किया था, वो हमारे पॉडकास्ट के दौरान ना, वो मंजर भी आपको देखने को, नाज़रीन को मिले। जी बिल्कुल सही। वो मंजर देखने के लिए आए हैं ग्वादर का। ये जो आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सूरज जो डूब रहा है पानी में, यूं लग रहा है जैसे ये सूरज पानी में जा रहा है, पानी में ये डूब रहा है। ये ऐसा मंजर शायद ही आपने कम देखा होगा। ये बोट आपको नजर आ रही है, ये ग्वादर है, वो खूबसूरत ग्वादर जिसकी बात करते हैं वो। अच्छा, इतने खूबसूरत मनाजर है कि आप बिजनेस भूल जाए, हाँ, ये भूल जाए कि यार गवादर ने प्लॉट लिया हुआ है अपना, वाह नहीं,
आप हमने तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए ना कि लोग आए कि हमने प्लाट देखने हैं, तो हमारा पता है वहाँ ग्वादर में सबसे जो मजे का काम होता है ना, टाइम होता है आपके पास बहुत, लाहौर में बहुत बिजी लाइफ है, वहाँ टाइम आपके पास, जब टाइम है ना तो आप फिर कहीं ना किसी पॉइंट में चले जाते हैं। तो हमने एक वहाँ पे पॉइंट ढूंढा जिसको हम कहते हैं टेंशन फ्री पॉइंट। अच्छा, नाम ही उसका ये उसका नाम रखा टेंशन फ्री पॉइंट। अच्छा, टेंशन फ्री पॉइंट क्यों भाई? हमने कहा अच्छा, हमने वहाँ पे बारबेक्यू किया और वो मछलियाँ, आपको पता फ्रेश फिश आती है, सारा कुछ वहाँ पे बिरयानी, फिश बिरयानी और सारा कुछ, और वहाँ पे हैमा लगा लिया बैठ के। तो मैंने कहा ये देखो कितना बड़ा टेंशन फ्री पॉइंट है। कहते कैसे? मैं कहा देखिए ना, ना यहाँ पे मोबाइल के सिग्नल ना किसी का कोई राग उधर है, ना हमें हम में से किसी को ये टेंशन है कभी घर जा रहा है कि क्या। अब बीवी घर की से कॉल दूर, आनी है, घर से दूर बता दे। घर से दूर बैठे तो टेंशन, कोई सी तरह की कोई टेंशन नहीं है। रात को जल्दी घर जाना है या किसी की कॉल आ जानी है कि कुछ भी नहीं, ना कॉल आ रही है, ना कोई सिग्नल है, ना या आजकल सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस सोशल मीडिया ने की है ना। हाँ, तो सोशल मीडिया आपका है ही नहीं वहाँ पे। नहीं, अब सिग्नल वाला ये तो आपने बता दिया, चले एक टेंशन फ्री तो है लेकिन जरूरत भी तो है। आपने कौन सा कोई सारी जिंदगी के लिए जाना है हम्म। भाई? 2 4 6 घंटे अगर आपने गुजारने अच्छा, हैं उस एरिया में नहीं, वैसे उस एरिया ग्वादर में तो में, नहीं। ग्वादर में तो बहुत है, मैं तो हाँ। उस एरिया की बात कर रहा हूँ कि वो ऐसे था कि यानी ये जीवनी में साइड पे, जीवनी साइड पे आप पहाड़ों से नीचे उतरते हैं तो बिल्कुल यानी समुंदर और ऐसे वो चट्टान है, मैं गया वो पहाड़ों के अंदर से जो समुंदर नजर आता है वो मशहूर कुन है, बिल्कुल ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने ये, अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपके मीडिया के हवाले से, जो आपका जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है या जो ड्रामा बनाते हैं, हाँ, ये बहुत उनके लिए इतनी खूबसूरत जगह है ना कि आप इतना जबरदस्त वहां पे काम कर सकते हैं कि आप पहाड़ और फिल्में बनाएं, ड्रामे बनाएं, एड्स बनाएं वहां पे। हाँ। तो ये उसके अंदर पोटेंशियल। अच्छा, इसमें एक और भी अगर हो सकता है, अगर इस तरह हो ना कि जैसे देखिए एयरपोर्ट शहर से काफी दूर बना है, बनते भी दूर ही है, थोड़ा दूर है, अब 35 40 किलोमीटर इतना तो होता ही है। इतना है, लेकिन अभी चूंकि है नहीं है, लेकिन टाइम इतना नहीं लगेगा क्योंकि अभी बहुत ज्यादा आबादी नहीं है। तो वो एयरपोर्ट के अंदर भी कोई प्लान है या होटल्स वगैरह बने हुए हैं जहाँ वहीं पे रिहाइश भी हो जाए, और उसके बाद मैं तो होटल उसके उसके करीब भी बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा वहाँ पे ग्वादर जिमखाना बन रहा है। अहमद इकबाल बलोच साहब हमारे चेयरमैन है GBDA के। जी जी मैं इसी तरह मैं उनका चेयरमैन का जिक्र कर दूँ, वो बहुत अच्छा और खूबसूरत वहाँ पे ग्वादर जिमखाना बना रहे हैं और बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ है, ठीक है। और उसी के सामने एक और AM99 रिजॉर्ट बनाया है और वो भी बहुत अच्छा हमारे, वो तो भी उसकी मेंबरशिप ब्रिगेडियर आसफ साहब ने आप बनाया। हमें देंगे लेके मेंबरशिप? मेंबरशिप आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आप होके आए हुए हैं, आपको पता ही है। मैं उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बाकर बुलार साहब हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके। अच्छा अच्छा, आपके दोस्त हैं तो आप समझिए कि आप आपका अपना है। अच्छा जी। दूसरा ये बताइएगा कि ये पता चला कि वहां पे DHA भी ग्वादर में बन, या उसके लिए लिया क्या है, वो जगह जगह सुना था खरीदी जा रही। देखिए कुछ चीज़ें तो यानी आपको पता हाइड होती हैं और वो नहीं मार्केट में आती, तो ऐसा हो नहीं सकता। यानी आपका पाकिस्तान का कोई भी नाम लें, ये एक नाम है ना, चाहे वो बहरिया एक नाम है, चाहे वो आपका पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो नून लीग है, PPP है, PTI है, कोई भी नाम ले रहे, कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर नहीं है पाकिस्तान का जिसकी वहाँ पर ज़मीन या कोई ना कोई एसेट ना हो। ओके। अच्छा, बासत भाई ये बताइएगा कि अब आ जाते हैं आपकी सोसाइटी, आपने एक सोसाइटी को भी ओन करते हैं, वहां पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ये तो आप रिप्रेजेंट कर रहे थे ना सारी डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल ग्वादर की। तो दूसरा जो आपकी सोसाइटी है वो कहाँ कर, कौन सी, कितने प्लॉट्स दिए हैं, क्या क्या, और उन लोगों का फ्यूचर क्या है, उनके लिए थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा, उसमें ये है कि वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सोसाइटी बनाई और सी फ्रंट के ऊपर 2 फेजेस हमारे फेज़ 1 और फेज़ 2 आए, और वो उस वक्त 2004 में सबसे प्रीमियर लोकेशन थी इस हवाले से कि उसमें मैरीन ड्राइव और मेन बुलेवार्ड उसमें से गो थ्रू हो रही थी, और साथ हमारे जो कंपटीशन में हमारे साथ सिर्फ 2 ही सोसाइटियाँ समझ लें, एक ग्लोबिस थी और दूसरी गोल्डन पाम थी जो हाशु ग्रुप की, तो वो भी सेम उसी तरह ही चल रही। तो ये उस वक्त स्टार्ट लिया, तो वो डेवलपमेंट का तो मैंने सारा आपको सिनेरियो 20 साल का बता दिया कि जो डेवलपर और बिल्डर के साथ हुआ क्यों नहीं डेवलपमेंट हो सकती। लेकिन एक बहुत अच्छा काम जो मैं समझता हूँ कि पता नहीं कुछ दोस्तों की दुआएं हैं, लोगों की दुआएं हैं हमारे साथ, कि जो ग्लोबिस को गॉड गिफ्टेड हुआ, ठीक है, वो है लोकेशन। क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको पता है हमेशा से लोकेशन 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 जो कि हाँ आपको पता चल गया होगा। आप लोग भी साम बैठ कर मुझे भी पता चल गया। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। जी। तो लोकेशन जो और एक और भी मुझे बात का पता है कि प्रॉपर्टी में
इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंतजार ना करें, इन्वेस्टमेंट करके इंतजार करें। हाँ जी आपको बिल्कुल बात ठीक है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंतजार ना करें। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, ओके ठीक है, वो अल्टीमेटली उनको पे बैक करेंगे। ओके ठीक और है। अल्टीमेटली आपका वो ऐसे होता है जैसे आज हम कहते हैं कि मेरा दुबई में विला है, मेरा दुबई में फ्लैट है, मेरा फलां जगह फ्लैट है, कितना अमन फील्ड की बात होती है, जी जी जी, तो ये लोगों का प्राउड फील करते हैं। वो ये किया करेंगे तो कि ये ग्वादर में मेरे पास अच्छा फ्लैट है। अच्छा मैं आपको वो बात बता रहा था। दोबारा आप मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ गया, पहले वो करने दीजिए। 2004 में ग्लोबस का आगाज किया आपकी कंपनी ने, तो मैंने भी शायद, या बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत से दोस्त हैं जैसे बिशारत चौधरी साहब है, जमैर साहब हैं, या जावेद साहब है, तो मैंने इनके मुंह से ग्वादर का नाम ग्लोबस की वजह से सुना। इन्होंने वहाँ काम स्टार्ट किया, तो वो किस तरह आपको पता चल गया था, या आपकी कंपनी को कि यार यहाँ पे है और ये काम करना चाहिए, और फिर ग्लोबस भी मशहूर हो गया, ग्वादर भी मशहूर हो गया? वो एक लफ्ज़ अगर मैं कहूँ तो वो था विजन। हम्म, और वो विजन बेसिकली हमारे चेयरमैन मोहतरम तनवीर मखदूम तनवीर अहमद कुरैशी साहब थे, अल्लाह कलाम जो जगह। 2006 में हमसे वो चले गए अल्लाह ताला के पास। वो उन्होंने उस वक्त ग्वादर में जाके जो स्टडी की, और उनकी टीम मतलब हनी मुस्तफ़ी साहब थे, तनवीर अहमद खान साहब, आपसे हाँ जी, ये सारी टीम, जाकिर साहब, ये सब ने जाके वहाँ पर जो विजनरी सिस्टम के तहत उन्होंने स्टडी किया। हम्म। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ग्लोबस का यानी कुरैशी साहब जो पहली दफ़ा गए थे 2003 में गए थे। अच्छा किसी ने उनको कहा जी आप आए वहाँ पर, हमारे दोस्त है और दोस्त साहब कराची से होते हैं, उन्होंने कहा जी आप आएँ आपको दिखाते हैं। तो 3 में जब वहाँ गए तो समझ में नहीं आया, लेकिन 2003 से लेकर 2004 तक इन्होंने पूरी स्टडी किया। ओके स्टडी करने के बाद देखा कि नहीं, ये विजनरी प्लेस है, जो मैंने बातें हमने सारी पहले की जी, उसको पोटेंशियल क्या था, एक्चुअली उसके पोटेंशियल को देखते हुए वहां पर गए, और फिर वहां पर जाके फिर 2-3 चीजें उन्होंने बड़ी अहम डिसीजन की है। एक ये कि भाई ग्वादर में होना चाहिए तो अच्छी जगह होनी चाहिए। ठीक है। तो अच्छी जगह का मतलब ये था, जब ग्वादर है तो ग्वादर समुद्र के ऊपर है, तो लिहाजा हमारी सोसाइटी समुद्र के ऊपर आनी चाहिए। दूसरा ये कि मास्टर प्लान के अंदर आनी चाहिए। तीसरा ये कि सोसाइटी एनओसी शुदा होनी चाहिए। तो सारे काम उस वक्त कर लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से लेकर अब तक हमने 3 फेजेस मेजर जो है, कितना रकबा है आपकी सोसाइटी? इस वक्त तकरीबन 450 एकड़ का है। ठीक है, कुछ एरिया जो है ना सारे वो फेजेस में? सारे फेजेस में। ओके हाँ, और इसमें कुछ के ऊपर लिटिगेशन मौजूद है, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला जल्दी वो उसके ऊपर क्लियरेंस हो जाएगी। लेकिन जो असल चीज़ वो ये है, जो मैंने पहले भी आपसे कही, कि ग्लोबस का एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेकर आज के दिन तक जितने क्लाइंट हैं हमारे साथ इंटैक्ट है, और उनकी ज़िम्मेदारियाँ हमारे पास मौजूद हैं, और उनकी अमानतों के तौर पर हम उनको संभाल के रखे हुए हैं, और उनको देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। और ये ऑफिस ग्लोबस भी की मौजूद है मेरा ख्याल, आप ग्लोबस की बहुत सारे लोगों के तो ऑफिस बंद भी हो गए। जी ग्लोबस की तारीख रही है कि 20 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी हमारा ऑफिस बंद है। आजकल भी डीएचए में आपको पता ही, आप वहाँ मौजूद हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारे लिए ब्लेसिंग हुई, वो ये हुई कि जब 2016 में रिवाइज हुआ ना मास्टर प्लान, उस रिवीजन के अंदर आपको पता है कि हमेशा किसी भी शहर का सबसे जो बुनियादी इम्पोर्टेंट एरिया होता है वो उसका वो सिटी सेंटर होता है, डाउनटाउन होता है। जी जी बिल्कुल जैसे लाहौर में अब आपका सीबीडी बन गया, जी जी बिल्कुल ऐसे। तो या पहले गुलबर्ग था, ये गुलबर्ग था हम्म। मेन बुलेवार्ड, जब उससे पहले माल रोड, माल आपका रोड, कराची में आई चंडीगढ़ रोड है, या इस्लामाबाद का ब्लू एरिया, तारक रोड कह लें, इस तरह के एरिया। इस तरह के। तो ग्वादर में जब ये प्लान हुआ तो उस प्लान के अंदर इन्होंने एक एरिया जो कि 4300 एकड़ के ऊपर मुख्तस है, उसका नाम रखा सीबीडी, ओके ग्वादर सीबीडी, यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ओके तो ग्लोबस की के जितने फेजेस थे हम्म वो सारे के सारे सीबीडी के साथ आ गए। ओके इस वक्त हमारा जो फेज 4 सबसे इम्पोर्टेंट हम उसको समझते हैं, चूंकि वो यानी फेज 1 और 2 तो चूंकि वो सीबीडी के अंदर आ गया, ठीक है, और ये जो फेज 4 है बिल्कुल सीबीडी के दो तरफा सीबीडी मौजूद है। ओके तो इसकी लोकेशन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो गॉड गिफ्टेड है हमें, और मैं समझता हूँ कि जिन जिन के पास ग्लोबस के प्लॉट है, और कल मैं जैसे आपको बता रहा था पहले भी कि किसी ने कहा कि मेरे पास इतने का है, तो मैं कहा आप उसको लेके ना रख लें। मुद्दे भी हमारे रिलेटिव्स जानने वाले थे, दोस्त के रिलेटिव्स थे, भाई थे, तो मैंने कहा ये बेचने के लिए नहीं है, ये रखें आप, ये एसेट है, और 5 साल में 10 साल में जब भी बन जाएगा तो आपके बच्चे हम नहीं कहा करते या साढ़े वड्या ने फैसला करता सी, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ग्वादर में वो जो आपने पहले कहा ना, प्रॉपर्टी लेने के लिए वेट ना करें, लेकर वेट करें। ग्वादर इज द प्लेस where you should have your asset in Gwadar and wait for the development. ओके अच्छा, ये जो आपका जितने भी आपके फेजेस बनाए आपके ग्लोबस के, सारे सेल हो चुके हैं या अभी वहाँ बाकी है, अभी सेल परचेज हो रही है?
तकरीबन नहीं, सेल परचेज तो हमने बंद की हुई है। वो फॉर द रीजन आपको बताया कि हम भी अपना एसेट बिल्कुल यानी जाहिर है सब कुछ बेच देंगे तो फिर फिर क्या करेंगे, ठीक है ना। तो हमें तकरीबन 50% के अराउंड हमारा बिका हुआ है, 50% हमारे पास मौजूद है उसमें, जिसमें 30% हमारा मोर्टगेज है और 20% हमारे पास अभी भी सेल के लिए मौजूद है, लेकिन अब हम सेल नहीं कर रहे अभी। उसमें हमने बड़ी अच्छी प्लानिंग जो हुई है फेज 4 की, वो ये है कि उसके अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो है ना, तो 60 के करीब, उसमें इंशाल्लाह ताला हम अपने साथ कुछ एसोसिएट शामिल कर रहे हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि ये 2025 है ना, 2025 के अंदर अंदर ही हम उसके पोजेशन की तरफ जाएंगे, थोड़ी डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। और चूंकि हमारा जो फेज है ना जी, सिर्फ हम वेट कर रहे हैं कि सीबीडी में जिस दिन डेवलपमेंट शुरू होती है, जिस दिन सीबीडी में डेवलपमेंट शुरू होती है तो हमारे दो तरफ तो सीबीडी मौजूद है और एक तरफ नेवल एनकरेज है, ठीक है, और एक तरफ नेवी की अपनी जमीन है, यानी चारों तरफ हमारे पास यानी सराउंडेड जगह है। और ये इसके अलावा ग्लोबल के पास जो पीस यानी ये मास्टर पीस है, इसके अलावा वो वहाँ पे जगह देंगे। मतलब एक्सटेंशन नहीं हो सकती, नहीं नहीं, कोई यानी ये वाला एक्सटेंशन नहीं हो सकती है, ये फिर और की एक्सटेंशन नहीं होगी। हाँ, किसी भी फेज की एक्सटेंशन नहीं। हाँ ठीक है, तो ये तो फिर उसके लिए जिसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती वो जगह बड़ी कीमती जगह कीमती हो जाती है, है, यही और उसका असल चीज़ है। रेट बढ़ेगा। वो रेट बढ़ेगा, ये उसके लिए उसका फ्यूचर ये है। ओके, तो जो मैं लोगों को कह रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी जगह है, तो फिर आप एक प्लॉट उधर ये इस पॉडकास्ट के लिए लोगों को कोई रियायती कीमत पे भी दें। अभी हम जब सेल नहीं कर रहे तो आप जब कहेंगे तो हम दे देंगे किसी को। हम सेल कर ये मैंने बड़ा सीरियस होके कहा। ठीक है। अच्छा बस सब फ्यूचर जो आपने बिल्डिंग्स की बताई, तो हर फेस में वो कमर्शियल एरियाज भी हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी, जिस तरह सारी सोसाइटीज में होता है। अच्छा, ऐसे हमारे पास ना अल्लाह ताला ने, ये ग्वादर में ओवरऑल मैं बताता हूँ आपको ना, 4 तरह की ज़मीनें हैं। एक आपकी है रेजिडेंशियल एरियाज, ठीक है, ठीक है, दूसरा है कमर्शियल एरियाज, बिजनेस एरियाज, तीसरी है इंडस्ट्रियल एरियाज, और चौथा है रिक्रिएशनल एरिया, ठीक है। गवादर में जो ग्लोबिस एवेन्यू है, इसमें आपके पास 3 मेजर एरियाज मौजूद है उनमें से, यानी रिक्रिएशन भी हमारे पास है, ठीक है, समंदर, समुद्र का, अच्छा ठीक है। दूसरा हमारे पास है कमर्शियल एरिया बिजनेस का। अच्छा, कमर्शियल में 2 तरह के, लो राइज बिल्डिंग और हाई हाई राइज, राइज, तो हमारे पास दोनों तरह के नेचर मौजूद है। ठीक है, यानी एक एरिया वो है जो बाय बर्थ कमर्शियल है, ओके वो 100% कमर्शियल है, ओके, और एक वो एरिया होता है जो आपकी सोसाइटी में 5% आपको कमर्शियल देना होता है रेजिडेंस के साथ, ठीक तो वो भी मौजूद है। और तीसरा फिर हमारे पास रेजिडेंशियल का एरिया, और उस रेजिडेंशियल में भी 2 तरह के हैं। यानी गवादर में जो रेजिडेंशियल है 3 तरह का प्लान हुआ हुआ है, उसको नॉर्मली कहते हैं R1, R2 और R3। R1 है ग्राउंड प्लस 1 का, जो नॉर्मली आपके टाउन हाउसेस बनते हैं। R2 और R3 जो है वो है रेजिडेंशियल, बट ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, तो आप अच्छा तो अपार्टमेंट बिल्डिंग। ठीक है, तो आपने जो प्लॉट का जब सेल किया तो उस वक्त उसकी प्राइस क्या थी शुरू में जब किया? 2004 में, हाँ। उस वक्त बहुत सस्ती थी, यानी आप समझिए कि 2,75,000 का हमारा 5 मरले का प्लॉट था। सिर्फ 2,75,000 जी। 5 बंदे का, पाँच। तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी? आज वो 24 लाख में हम बेच रहे हैं, यानी जो प्राइस कंपनी की प्राइस है वो 24 लाख। हम बेच नहीं रहे, चलो प्राइस इस प्राइस यानी आपके 20 सालों में 10 गुना लोगों को प्रॉफिट हुआ जिसने 2,75,000 का प्लॉट लिया। जी ऐसे। अगर कोई आपको कहता कि मुझे 2,75,000 रुपए ले और मुझे आप मेरा वापस कर दे, प्लॉट ले लिया, आप कर ले? आप मेरी जगह हो तो क्या करेंगे? डेफिनेटली कर लूंगा। नहीं, अगर कोई देने आए तो दे देंगे वैसे। बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देंगे। लेकिन लोग करते नहीं है ऐसा। जाहिर है जिसने, नहीं करता, वो कोई नहीं करता। ये मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि चले आपको भी फायदा हो, उनको भी फायदा नहीं, हमने एक प्रैक्टिस की थी 2019-20 में शायद तकरीबन, तो मैं कहा इन लोगों से ना ले प्लॉट्स और उनके हम रीसेल करवाते हैं। तो जब लोगों से हमने पूछना शुरू किया भाई वो प्लॉट दे दें आपका सेल के लिए, तो मार्केटिंग टीम ने जब उनसे कांटेक्ट किया तो 100% लोगों ने कहा नहीं सर हम, अच्छा वो सिर्फ पूछते हैं, होता नहीं अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, चलिए कितने का सेल हो जाएगा, अच्छा ऐसे हो जाएगा, अच्छा नहीं अभी मेरा मूड नहीं है सेल करने का। वो ये एक साइकी मौजूद है ना कि यार पता नहीं वो तो मांग रहे हैं तो क्या मसला हो। अच्छा बासुद भाई, ये बताइएगा कि ये जो बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो बिल्कुल, मैं जो कि विजिट किया हुआ, बहुत दूर शहर से 40-45 किलोमीटर दूर, कुछ तो ईरान के बॉर्डर के पास है, तो उनको डेवलप होने में कितना टाइम लग जाएगा? वहाँ रेजिडेंस होगी नहीं होगी क्या? अच्छा, ये भी मैं आपको ना विजन उनका अहमद बख्श लेडी साहब को बताता हूँ, उनका विजन क्या था। वो कहते जब शहर डेवलप होता है ना, कभी ऐसे नहीं होता कि आप एक तरह से शुरू होता है तो डेवलप करना शुरू करते हैं, कभी ऐसे नहीं होता। हमेशा शहरों की डेवलपमेंट मशरूम स्टाइल होती है, कोई एक इधर है, कोई एक इधर है, कोई एक इधर है। दूसरा ये होती है कि हर बंदे की कैपेसिटी एक नहीं होती। जाहिर बात है जो हॉट लोकेशंस हैं वहाँ में फर्ज करें 5 मरले का प्लॉट हम दे रहे हैं 24 लाख का,
तो कुछ लोग वैसे भी कि जो ग्वादर में लेना चाहते हैं उनको वो 5 मिनट का प्लॉट 5 लाख में मिलना चाहिए ना। तो ऐसी इस तरह से मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर सोसाइटीज मौजूद है और एनओसी देने का पर्पज भी यही था कि मुख्तलिफ जगहों पर एनओसी दे दी जाए ताकि हर सोसाइटी का फर्क हो रेट्स के अंदर भी और डेवलपमेंट भी जारी बात है और लिंकेज दे दें। ठीक है, तो जो मशरूम डेवलपमेंट होती है, आप देख लें, दुबई देख लें, यानी आप ऐसे ही बहुत यानी ऐसा थोड़ी है कि दुबई यकदम ही डेवलप हो गया। ठीक है, तो शारजा मशरूम भी है। अभी भी देखें तो पूरा आप रेगिस्तान से गुजरते हैं, फिर अचानक से वादी आ जाती है, फिर रेगिस्तान से गुजरते हैं, अचानक से वादी आ जाती है। हाँ, तो ये बिल्कुल। ऐसा ही होता है, अच्छा, वो कोई परेशानी वाली नहीं बात कोई नहीं। परेशानी नहीं, जिन्होंने दूर दूर जो सोसाइटी है जिनके नाम है देखा जाके परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छा, जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आपकी बातचीत होती है, आपको गए हैं वो टैक्सेस के हवाले से या ओवरऑल प्रॉपर्टी के हवाले से गवर्नमेंट का समझा एक जो 5 करोड़ की जो रिलीफ आया वो सच है नहीं है, उससे आप लोगों को क्या फायदा होगा? अच्छा, मैं आपको बताऊं लाला जी के अभी पिछला जो एक सिनेरियो गुजरा है ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी तारीख में बदतरीन किस्म का डाउनफॉल आया। ठीक है, ऐसा डाउनफॉल आया कि लोगों का एतमाद शेल्टर हुआ, जो बाहर की दुनिया थी उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया। मेरे अपने सगे भाई हैं, उन्हें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की, उन्होंने कहा कि यार नहीं, अब हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं, हमने आना ही नहीं है, तो लिहाजा हमने इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी। पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अनार की सारा फैली हुई, वो सारे मामला थे और हैं, अभी भी तक चल रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो उसकी वजह से अब आपने देखा होगा कि जो बाहर है वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते और ना पैसा भेजना चाहते हैं। बिल्कुल, रेमिटेंसेस बहुत कम हो गई और नहीं, एट द बढ़िया सेम टाइम रेमिटेंस तो। अच्छा रेमिटेंस कम नहीं हुई। ये सुना है इस दौर में ये जो दिसंबर में रेमिटेंस हुई है ये पिछले साल से ज्यादा हुई है। आर्टिफिशियल सर रिपोर्ट है, नहीं आर्टिफिशियल तो नहीं है लेकिन हुई है बहरहाल। हुई होंगी, लेकिन ये है कि जो अक्सर में रेमिटेंस होती है दो तरह की, एक आपकी रेमिटेंस है इन्वेस्टमेंट कम हुई। इन्वेस्टमेंट। हाँ, एक तो मैं लोग उसकी मैं जो देखें, जो आपका अगर बेटा बाहर है तो उसने बाप को पैसे भेजने हैं, भेजने जो बहन को पैसे भेजने ठीक है। वो तो वो उसकी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी जो इन्वेस्टमेंट के लिए आनी, ठीक है, वो नहीं हुई। दूसरा जो पैसा यहाँ पे मौजूद है, जिनके पास पैसा था उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना, तो वो नहीं कर रहे, वो बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा ये हुआ कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल है या स्किल है या ब्रेन ड्रेन हो रही है। ठीक है ना, वो कहता है जी आप देखें, ये मैंने मशरूम की तरह ये दफ्तर खुले हुए हैं बाहर भिजवाने वाले जी, कि जनाब आए बाहर भिजवाते हैं, स्टडी वीजा या इसी तरह से कहते हैं कि हमें बाहर भिजवा दें। मैं हैरान हो गया, 20,000 लोग इस वक्त डंकियां लगा के बाहर जाने की तैयारी में मुख्तलिफ जगहों पे फंसे हुए हैं। ठीक है ना, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हुआ क्या, पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल रियल एस्टेट डाउनफॉल की तरफ आया। डीएचए जैसी प्रॉपर्टियां भी जो है ना 20%, 40%, 30% तक नीचे हैं जी। जो 20 करोड़ की चीज थी वो आपकी 10 करोड़ में 12 करोड़ में बिक नहीं रही थी। वजह ये कि हर कोई तो आ रहा है और वो कह रहा है जी बस मुझे बेचना है, तो जब 10 बंदे आ रहे हैं बेचने के तो देने वाला कोई नहीं है, तो दिस इज द मार्केट फॉर बायर। अच्छा, इतनी पुजमुर्दगी के अंदर जो सबसे बड़ा और अहम मैं समझता हूँ जो इसमें से रे ऑफ होप है, जो उम्मीद की जो किरण है, वो ये है कि जब सब जा रहे हो ना तो आप रुक जाए, आप रुक जाए। ठीक है दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जी, बिल्कुल ऐसे ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी जो ठहर जाता है, जी जी ये रुक जाता है। ठीक है ना, अगर कीमतें कम हो रही है, आपको पैसा पड़ा लगा दे, प्रॉपर्टी में लगा दे, बिल्कुल ऐसे। दिस इज द टाइम, बाइंग टाइम यही है। ना बाइंग टाइम यही होता है। और ये वो लोग जो सस्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि 24 करोड़ की हमारा मुल्क है, 24 करोड़ का मुल्क कितना बाहर चला जाए। अच्छा, मजे की बात बताऊं, इसी से रेलेवेंट एक बात कि पाकिस्तानी जो खुद है वो बाहर जाए छोड़ के जी हम बाहर के मुल्कों में जाके, और बाहर वालों के लिए ये बहुत अच्छी मार्केट है, वो यहाँ आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर, यहाँ से पैसा कमा के लेके जाए। ऐसे ही है, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आप देख रहे हैं, बड़े बड़ी एप्स आ रही हैं, यहाँ से पैसा कमा रही है और लेके जाए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि दिस इज द गोल्डन टाइम, ये जो मुर्दा सा टाइम है इस तरह से, क्योंकि बंदे भी हम तो है चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो मुसलमान के लिए सबसे बड़ी जो ताकत है वो उम्मीद होती है, ईमान, वो होप होती है, वो हमारा ईमान है। ठीक है, हम मायूस नहीं होते। बिल्कुल ऐसे। तो मायूसी किस चीज की, पाकिस्तान तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मतलब पोटेंशियल दिया है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से है, चाहे वो लोकेशन, जैसे हमने लोकेशन दी है, यानी एक तरफ आपका पूरा टूरिज्म है, पूरा वादा सहरा का, बिल्कुल, और एक तरफ ये आपका नॉर्थ एरिया का पूरा टूरिज्म है। मादनियत कौन सी आपके पास नहीं है, ठीक है ना, यानी तेल के ज़राइर क्या, सोने के क्या, प्लेटिनियम के क्या, हर चीज मौजूद है, कोयला आपके पास मौजूद है। ठीक है, फिर उसके बाद ज़राअत में और यानी जो वेजिटेबल फल जो है, यानी हर चीज मौजूद है। और इससे सबसे बढ़कर ये कि हमारे पास लोग हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए लोग मौजूद हैं।
सिर्फ इरादे की कमी है, सब कुछ मौजूद है, विल पावर चाहिए, करने वाला चाहिए, और जो भी आता है इस नाम पे आता है कि मैं कर जाऊंगा, करता कुछ नहीं है, तो वो लोग उसके पीछे लग जाते हैं, उतना कुछ नहीं है। हमारे मुल्क अब का जब से यानी बचपन से लेकर अब हम बूढ़े हो चले तो यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, अब ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, फिर घूम के एक चक्कर, फिर एक चक्कर, उस विशियस चक्कर में हम फंसे हुए। लाला जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क की सबसे बड़ा अलमिया जो है ना, सबसे बड़ा अलमिया वो है करप्शन। हम मिन हैसुल कौम ना करप्ट हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे हकीकत बिल्कुल ये है ऐसे। कि सब्जी बेचने वाला करप्ट है, जी, ठीक है, वो फ्रूट बेचने वाला, रात मैंने वो दिया तो मुझे उसने दर्जन जो किन्नू है, जो हमारे अपने मुल्क का किन्नू है, 600 रुपए दर्जन दिया उसने। मजे की बात बताऊं, मैं कल एक दोस्त से बात कर हाँ। रहा था, अंशा जी हमारे दोस्त हैं, आपके हाँ। मुश्तरका दोस्त हैं, मैं जी। उनसे बात कर रहा था, कहते हैं जी लोग अक्सर कहते हैं जी फलां करप्ट है, फलां करप्ट है। मैंने कहा जी मुझे एक बात बताएं, हम करप्ट हैं खुद। हम सबसे पहले हम सियासतदानों को करप्ट कहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि बस सब ठीक हो जाए, बस सब चाहते हैं वो ठीक हो जाए, मैं ये नहीं चाहता कि मैं ठीक हो जाऊं। नहीं, अच्छा, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, खुद ठीक होना नहीं चाहते। अब है क्या, आप एक काम करें, आजमा के देख लें। हम सियासतदानों को कहते हैं ना, फलाने को कहते हैं, आप चलेंगे यहाँ पे, हम इकट्ठे चलते हैं, किसी रेडी वाले को, किसी फ्रूट वाले को, या किसी भी दुकानदार को, आप उससे कहें, मेरा एक फ्रूट वाला है जहां से मैं फ्रूट लेता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि भाई फ्रूट का रेट क्या है, वो कहता है जी कि फर्ज करें किन्नू है 350 रुपए किलो। मैं कहता हूँ यार किन्नू अच्छा टॉप का डालो, जो आपके पास पड़े हुए, इसमें से गला सड़ा ना हो, खराब ना हो, मैं आपको 300 की बजाय, आपका नुकसान भी ना हो, 300 की बजाय मैं आपको 400 रुपए दूंगा। आप चले जाएंगे, घर जाके देख लें, ये करके देखें, उसमें से भी खराब ना निकले तो मैं कहता हूँ मुझे नीचे बिठा दीजिए। ऐसा ही है। तो मैं लाला यही बात कर रहा हूँ कि ये आप एक बात है ना, फ्रूट वाला, सब्जी वाला, ये सबसे मैं मिसाल दी है ना। अच्छा, फिर आप इनका, आप जो हमारे जो लेबर तबका कह रहे हैं, ठीक है, वो अपने काम में यानी देखो ये सबसे डिसऑनेस्टी है ना, सबसे काम चोर है। हम, मैं अभी थोड़ी देर पहले हाँ। एक अपने जो मेरे साथ कोलीग है, मैं तो उनको स्टाफ नहीं कहता, मैं तो मेरे साथ कोलीग ही है, टीम आपकी जो है, आपकी जो टीम फैमिली है, है, हम एक टीम है, एक फैमिली है। तो मैं उनको कह रहा था कि यार बददेहनती क्या होती है, आप रिज़्क़ हराम किस तरह खाते हो। ये नहीं है कि आपने चोरी कर ली तो रिज़्क़ हराम है। आप एक टाइम पे 8 घंटे के काम के 9 घंटे के आपने तय किया हुआ पैसे ले रहे हो, वो काम पूरा नहीं कर रहे, ये जानबूझ के उसमें नेग्लिजेंसी कर रहे हो, या वो कहते हैं ना काम चोरी कर रहे हो, ये भी हराम खराज। मैं ना आपको एक ऐसी बात करने लगा कि ये समझे कि हर एक के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है और एक उम्मीद की किरण है, ठीक है। मैं अपनी टीम को जब बात करता हूँ ना, हमारी, क्योंकि बस आपको पता टीम चलाते रहते हैं सिस्टम में, मैं कहता हूँ, बिठा के मैं कहता हूँ, मैं कि यार एक काम करो, तुम अपने साथ सिंसियर हो जाओ। जी, वो चौंकते हैं, अपने साथ सिंसियर हो जाओ। मैं कि तुम्हारे साथ सिंसियरिटी का क्या मतलब है, ठीक है, कि तुम जब मैं अपने साथ सिंसियर हो ना, तो मुझे पता है कि मैं अगर जॉब पे हो ना, मेरी 9 to 5 अगर जॉब है, उस 9 to 5 में सबसे पहले मुझे अपने आप को, बिल्कुल ऐसी, अगर मैंने 8 घंटे जॉब करनी है ना, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को टाइम देना है। जी, मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, जी, मुझे अपनी डाइट का ख्याल रखना है, मुझे वर्जिश करनी है, मुझे अपने लिए टाइम निकालना है, वो मुझे मैं अपने टाइम पे सोना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, आपकी लाइफस्टाइल है। होता क्या है, हाँ। हम होता क्या, मैं भी आपकी बात को आगे बढ़ा, होता क्या है कि हम सब, मैं भी उसमें शामिल हूँ, या टीम के लोग भी शामिल हैं, हम करते क्या है, हम बैठे रहते हैं, जब बॉस पूछता है या जो सीनियर पोजीशन पे पूछता है काम क्या बना, वो टेंशन, डिप्रेशन, ये काम आपकी जुम्मे लगाया था नहीं किया, हाँ वो तो नहीं हुआ, फिर क्या होता है, आपको प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है ना आप इस टाइम पे काम कर सकते, हम काम के टाइम पे इंजॉय कर रहे होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री टाइम पे दिमाग में काम रखा होता है, तो ना काम होता है तो ना फ्रीडम मिल। ऐसा ही है। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि आप अपने साथ सिंसियर हो जाओ। आपकी सिंसियरिटी सबसे पहले ये है कि आप अपने जिस्म को सेट रखो। जी, ठीक है, जब जिस्म को सेट से बचता तो फिर इल्मी मल जिस्म, कि जब जिस्म को सेट रखना है तो आप अपने नॉलेज को वेल ऑफ रखो। जी, आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे IT का काम है, अकाउंट्स का काम है, अब अपने आप को अप टू डेट रखो। जिसने अपने नहीं रखना वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो ये सिंसियरिटी सबसे पहले तो ये है। फिर दूसरी ये है कि आपने अगर कंपनी को टाइम दे रहे हैं, किसी काम को टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम को प्रॉपर टाइम दें। जी ठीक है, उस वक्त आप अपने सोशल मीडिया पे ना टाइम दें, अपने जो है ना कॉलिंग,
आप बाहर देखें जाने बाहर की का- दुनिया में, बिल्कुल। मैंने तो बाहर की दुनिया में यूके में मैं रहा हूँ तो वहां पे भी ये था कि फोन तो अलो ही नहीं था, जी गेस्ट अलो नहीं होता, बहुत सारी कंपनीज में गेस्ट बिल्कुल अलो ऐसे नहीं ही होता, टाइम क्या है, जो वर्किंग टाइम है उसमें गेस्ट अलो नहीं है, हम गेस्ट का काम ही ठीक है ना, छुट्टी अलो नहीं होती, हम्म, ठीक है, आपको डेडिकेटेड, अच्छा जो छुट्टियां वो डेडिकेटेड छुट्टियां हाँ। उसमें जाके एंजॉय करें, एंजॉय करें, तो आपकी हम ना सिंसियरिटी काम पूरा करते हैं ना ना एंजॉय पूरा करते हैं, तो आपकी सिंसियरिटी अपने साथ ये है कि आपके साथ जुड़े हुए जितनी चीजें हैं सबको अलाइन कर लें, जी ठीक है। अब अपने जिस्म से शुरू हो जाए, अब अपने इर्द गिर्द अपने माहौल के साथ ऐसे रच बस जाएं कि आपको पता चले कि यार ये वेल ऑर्गेनाइज्ड बंदा है, यस अगर इसका ये टाइम है इस टाइम पे ये काम, अगर मैंने आपको कह दिया कि ये काम होना है वो हो जाना है, हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना, वो मकसद ये रुकना नहीं है, तो ये चीजें ऐसी हैं। अच्छा फिर आता है वो आगे भी वही चल जाता है। देखिए मेरे पास आपकी टीम में कोई बंदा है ना, वो आगे कैसे जाएगा, आपको पता होगा, आप उसको प्रेफर करेंगे जिसको कहेंगे कि ना कल 4 बजे ये काम कर दे, उसने 5 वो 4 पौने 4 बजे काम करके आपको बता दिया, तो आप अगली दफा उसको काम आप कहेंगे कि उसको आप आगे लेके आए, आप उसको उसकी प्रोफाइल बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उसको टीम में आगे लेके आएंगे। तो जिसने 4 बजे 7:30 बजे आप उससे पूछें यार काम कहा था, क्या बना, वो सर मैं भूल गया, तो उसको क्या करेंगे, कुछ नहीं होता, यानी आप कर भी कुछ नहीं सकते, अल्टीमेटली आप समझते हैं कि वो टाइम प्रॉपर नहीं बस सारा। ये बताइएगा आप इसमें चलेंगे तो मोटिवेशन की तरफ चले जाएंगे, लंबी बहस है इसमें, अगला एक और सेशन रखेंगे इस पे। कौन सी गवर्नमेंट बेहतर थी जिसने गवादर के हवाले से काम बेहतरी की तरफ लेके गए? सर गवर्नमेंट्स के हवाले से देखा जाए तो अभी तक मुझे तो कोई ऐसी गवर्नमेंट नजर नहीं आई। ओके देखना कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो 20 साल लटक जाए वो कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने बताया ग्वादर में एक बिल्डिंग बनी 8 माह में मुकम्मल होगी और अच्छी खासी मेरा ख्याल है तो कम से कम 1.5-2 लाख स्क्वायर फीट होगी वो जगह, ठीक है ना, तो बन गई, ठीक है। अच्छा अगर बनाना चाहे तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई है कि आप बिल्डिंग में बिल्डिंग एकदम खड़ी कर देते हैं। ओके एयरपोर्ट बनाने चाहिए 3 साल में एयरपोर्ट खड़ा हो सकता है, ठीक है। बेसिकली आपको वो नीयत चाहिए, वो आपका इरादा चाहिए, जो आपने पहले बात की कि आप सिंसियरली कहेंगे हमें इसको चलाना है तो चल जाएगा। हमें प्रॉब्लम ये है कि गवादर के लिए जो बाहर से फ्रेशर्स है ना वो मारते हैं हमें, अच्छा ठीक है ना, वो चूंकि इंटरनल प्रेशर्स अपनी जगह पे हैं, बाहर के प्रेशर्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन पॉलिटिकली मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट्स को करना चाहिए, देखे ना किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया, चले मैं इसको थोड़ा आपने रीफ्रेश कर ले, हाँ। किस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बेहतर काम? बेहतर तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने किया था। अच्छा वो कैसे? हाँ वो इस वजह से कि उसने एक जो सिर्फ फीता था ना इसका सी पैक अथॉरिटी बना के, ठीक है, वो सिर्फ फीता यानी उसमें चाइनीज को बड़ी हर्डल्स आ रही थी, ठीक है, उसमें भी आपको पता है वहां पे जनरल साहब को उठा दिया गया था, तो वहां पर चीजें रुक रही थी, तो उन्होंने उस अथॉरिटी को खत्म किया। लोगों ने समझा कि शायद ये अथॉरिटी यानी वो सी पैक रोक दिया, तो मतलब सी पैक रोकना नहीं था, उसको एनहांस करना था, ठीक है। और मेरे ख्याल से उस वक्त पैदल पे उनके विजिट्स भी थे और बड़ी ज्यादा उस पर यानी टाइम थोड़ा मिला था उस टाइम के अंदर, उन्हें काफी उस पर तवज्जो दी। नहीं अगर इमरान खान ने क्या क्या तवज्जो दी थी? जिसमें आपका बेसिकली एससीडी का जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है उसी वक्त से शुरू हुआ था, स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एयरपोर्ट उसी वक्त शुरू हुआ, ठीक है, वहां पर जो फ्री जोन का फेज 2 था उसके ऊपर सारी वर्किंग इन्होंने करवाई उस वक्त ना। अच्छा जी हाँ। अच्छा इसके अंदर जो बेसिक आप देखें ना, जो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की तवज्जो देने की जरूरत थी, वो था उसका एसआरओज जो पूरे बनने थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, जो पोर्ट को चलाने के लिए, ये उस वक्त तैयार हुए थे, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें उस वक्त हुई। अच्छा उससे पहले नहीं हुई, मतलब उतना काम नहीं हुआ या मौजूदा गवर्नमेंट ने ये जो देखा ना, मैं आपको ये कहता हूँ 20 साल है ना, 20 साल में अगर 2 साल 3 साल उनको मिले, बाकी तो गवर्नमेंट को के पास बाकी टाइम था, ठीक है ना, तो जितना काम उन 2-3 सालों में अगर बाकी को स्प्रेड किया जाए, तो आपने चूंकि अच्छा पूछा तो मैंने बता दिया। ओके अच्छा मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट्स के हवाले से जो काम करने की सिंसियरिटी की जरूरत है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है एससीडी। अच्छा हम पूरा पाकिस्तान हमारे पास पड़ा हुआ है, हम जो मर्जी कानून नाफज करें, जहां मर्जी जो कुछ मर्जी करें, एक खिता ऐसा है 1.5 लाख एकड़ का, उस पर अगर आप स्पेशल वहां पे डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि न सिर्फ पाकिस्तान के बिजनेसमैन अट्रैक्ट होंगे, उनको पता चलेगा वहां पर फ्री जोन, सारे फ्री जोन हो गया, आपके पास नई नवेली गाड़ियां आएंगी और तरह तरह के यानी वहां पे मशीनरी आएगी, वहां पे लोग अपनी हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग, जो आपने पहले सवाल किया था ना कि लोग करेंगे क्या, जब आप ये वाली फैसिलिटी दे देंगे ना तो दुनिया उस तरफ भागेगी, वो वहां पे जाके अपने वेयर हाउसेज बनाएगी, वहां फैक्ट्री लगाएगी, वहां पे अपने बिजनेस शुरू करेंगे, फिर वो सिर्फ क्लियर
जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब शुरू होगी तो आपके क्लियर एजेंट्स आएंगे आपके ऊपर जाहिर है, ट्रांसपोर्टेशन activity का शुरू होगी। तो बहुत बड़ी एक्टिविटी शुरू होगी, तो उसमें सिर्फ और- एक काम करने की जरूरत है, एसिड बना दें। अच्छा, आपने ये भी बात की कि अब बिजली ग्वादर में सस्ती है एज कम्पेयर टू यस मतलब रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो ईरान से आ रही है, ईरान की बिजली सारी बात है, वो तो इंडस्ट्री को भी फायदा हो। इंडस्ट्री को फायदा हो। और ये मैं कहता हूँ कि ये अभी जो दे रहे हैं वो भी यानी उस तरह से सब्सिडाइज नहीं कर रहे, यानी एक्चुअल अगर सब्सिडाइज किया जाए तो ईरान से हमें पेट्रोल मिलता है कोई तकरीबन ज्यादा 20-25 रुपए लीटर, और बिजली हमें मिलती है 3-4 रुपए यूनिट। तो ये अगर हमें प्रॉपर उसी तरह से कर दें इंडस्ट्री, चाइना में क्या किया उन्होंने, हाँ जी सब्सिडाइज किया सब कुछ, जी। इसलिए इंडस्ट्री वो ग्रो की। अच्छा बात, लेकिन आपने बताया था ना एक्सटर्नल प्रेशर्स भी है, इसकी वजह से शायद हम वो कह लेना कि जो बेगर्स आर नॉट यूजर्स। अच्छा बासित साहब, ये जो अभी शरह सूद भी कम हुई है, 1% का कमी हुई है, और उसके अलावा जो 5 करोड़ वाला ये है कि पूछगछ नहीं होगी जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदेगा, उस हवाले से क्या फर्क पड़ेगा प्रॉपर्टी को, स्पेशली ग्वादर को? अच्छा, इसमें 1% कमी नहीं, बुनियादी तौर पे अगर आप ऑल टुगेदर देखें तो ये तकरीबन 11% कम हुआ, तो अब ये और कम होगा। जी। ठीक है, क्योंकि ये 9% स्टेट तक बैंक शायद का, जाएगा। स्टेट बैंक के ऊपर भी प्रेशर है बैंकों का, क्योंकि अल्टीमेटली बैंकों की अपनी प्रोडक्ट बिकना बंद हो गई हुई है। जी जी। ठीक है, और एट द सेम टाइम वो ज़ाहिर पैसा है, पड़ा हुआ गाड़ियां है, थी, ये चीजें हाँ, थी, सब कोई वो नहीं सब ले रहा था। कोई ले प्रोडक्ट ले ही नहीं रहा, ना घरों के लिए लोन ले रहा है, ना अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, जी, ना जाहिर गाड़ी है, के इतना लोन बड़ा ले रहे हैं। कौन लेता है? ठीक है, लेकिन वो चूंकि उनको पैसा मिल रहा था ना 24%, 23%, एक काम होता है कि आपको सब समझ तकरीबन 2% एवरेज मंथली आपको मिल रहा है। अब वो कम कर रहे हैं, जब कम होता है तो लोग फिर पैसा रख के फिर बैंक में नॉर्मली फिर नहीं रखते, फिर उससे अपना फिर यूटिलाइज करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी जो यूटिलिटी है वो थी ही इसकी प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। ऊपर से उन्होंने एमएसटी भी दे दी, पहले उन्हें 1 करोड़ रुपए का कहा था, फिर अब वो 5 करोड़ रुपए तक पूछ-गिछ नहीं करेंगे। तो इससे थोड़ा लोगों के अंदर हौसला बढ़ा है। और मैं कल भी वहाँ डीएचए में मौजूद था, तो डीएचए की मार्केट थोड़ी, हमारी प्रॉपर्टी के में हमेशा होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी डाउन होती है या चलती है तो वो डीएचए होता है कि वहाँ पे उसका असर हुआ। असर होता है। तो वो जब वो हिलना शुरू हो रही है तो पता लग रहा है कि अब जो है ना प्रॉपर्टी को बेहतर होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि लोग अब पूछना शुरू हो गए हैं कि अब कि भी हम कोई प्रॉपर्टी ले लें, कर लें, पैसा निकालें, काम करें, और इससे अल्टीमेटली कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई। इंशाल्लाह आपके वो प्रोफाइल के हवाले से एक आपकी और भी बड़ी स्पेशलिटी है कि आप अहले ज़ौक़ हैं, तो उस पे और मोटिवेशन के हवाले से, टीम बिल्डिंग के हवाले से एक नया सेशन फिर दोबारा। बहुत शुक्रिया लाला जी, मैं हमेशा से आपके कदरदान हूँ, और इस हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे रहती है कि चूँकि हमारा अब 20 साल तो हमारे ग्वादर में लगे, तो ग्वादर हमारा लव है, वो हमारा विजन है और हमारा पैशन है। तो जो ग्वादर को इतना प्रमोट करते हैं आपने, जैसे टीम ही बना डाली, कबड्डी टीम ग्वादर की, ग्वादर बहादुर साहब, ग्वादर बहादुर आपने बनाया था, तो मैं समझता हूँ कि आपकी माशाल्लाह बड़ी जब तारीख में हम लिखेंगे ना कि ग्वादर को प्रमोट करने में, उसको बनाने में किन लोगों का काम था, तो जहाँ जीबीडीए बहुत सारे और नाम लेगा, वहाँ पे नईम लाला का नाम भी जरूर लेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।